Hello everyone, very good morning. Let us start with the first revision lecture for your upcoming costing exams. Okay, costing के सब्जेक्ट का आज हम लोग फर्स्ट रिवीजन लेक्चर करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट का। बेटा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो हम लोगों ने ऑब्वियसली थॉरली स्टडी कर लिया है, ठीक है, उसका हम लोग रिवीजन लेक्चर अब करने वाले हैं। तो हम लोगों का आज फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट रिवीजन लेक्चर है, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करेंगे। जो लोग आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, बेटा मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मैं हूं सीए विवेक मालू, मैं एक स्पेशलिस्ट बेटा अकाउंटिंग, मैथमेटिक्स, कॉस्टिंग वगैरह का, ठीक है। एंड आई हैव अ वेरी स्पेशल this thing I have very special you can say attention towards the repeaters, ठीक है, and I have got countless success stories on that. I have got lot of experience, more than 10 plus years now, and I have also passed my CA exams in the very first attempt. So I am an expert faculty for accounting and mathematics at the foundation level, ठीक है। Intermediate पे I teach accounting, advanced accounting and costing, okay, and at the final level I teach financial reporting, and I'm expert in all those subjects, okay. So now once I have introduced myself, I will not waste your time since this is a revision lecture, okay। हम बिल्कुल भी आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे और फटाफट will be very quick with it। बेसिक्स ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, ओके, बेसिक्स ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, इसका पूरा रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। आप अपने स्टडी मटेरियल को भी सामने रख सकते हैं। नाउ बिफोर आई स्टार्ट द रिवीजन, याद रखिए ये कॉस्टिंग है, तो कॉस्टिंग के लिए आपको दिमाग में कुछ फोटो होना चाहिए, कुछ पिक्चराइजेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये एक फैक्ट्री है, बराबर है। फैक्ट्री के अंदर कुछ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, जहां पे प्रोडक्शन करने वाले लेबर्स हैं, कुछ मटेरियल्स हैं, कुछ सुपरवाइजर्स हैं। एवरीथिंग यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। देयर इज अ स्टोर्स डिपार्टमेंट इन द फैक्ट्री, बराबर। देयर इज अ स्टोर्स डिपार्टमेंट जहां जिसे स्टोर्स कीपर मैनेज करता है। देयर आर वेयर हाउसेज जहां पे आपके फिनिश गुड्स रखे हुए होते हैं। देयर इज अ कैंटीन जहां पे फैक्ट्री के वर्कर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कर्स सब मिलकर खाना वगैरह खाते हैं, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए, बराबर है। कॉर्पोरेट ऑफिसेस होते हैं जहां पे एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंटायर एंटिटी किया जाता है, और इसके अलावा रिसर्च सेक्शंस होंगे जहां पे रिसर्च किया जाता है, बराबर। ये सारे एम्प्लॉयज आपके ही कंपनी के हैं, आपके ही फैक्ट्री के हैं। नेक्स्ट, सेलिंग एंड मार्केटिंग टीम्स वहां पे होती है जो माल बेचने का काम करती है, और उसके अलावा बेटा आपका एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होगा, जिसमें आपके पास कई सारी असेट्स लगी होंगी और आपके कई सारे लेबर एम्प्लॉयज भी होंगे। तो आपने अब पिक्चराइजेशन कर लिया है, और अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग बेटा चल सकते हैं सीधा सीधा हमारे रिवीजन पे कि कॉस्ट क्या होती है। अब इतनी सारी चीजें आपने देखी जो एक ऑर्गेनाइजेशन में रन होती है, ऑर्गेनाइजेशन में चलती है, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉस्ट क्या होगा। कॉस्ट वो रिसोर्स है जो उसे देना पड़ता है फॉर एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। अमाउंट ऑफ रिसोर्स विच यू गिव अप फॉर एक्सचेंज ऑफ सम रिसोर्सेज, गुड्स और सर्विसेज। याद रखिएगा ये जो एक्सपेंडिचर है कॉस्टिंग में, वो एक्चुअल और नोशनल दोनों होता है। अकाउंट्स में सिर्फ एक्चुअल खर्चे लिए जाते हैं, लेकिन कॉस्टिंग में एक्चुअल और नोशनल दोनों भी खर्चे लिए जाते हैं। याद होगा आपको, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंप्यूटेड कॉस्ट, ये सब इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये सब नोशनल होते थे, लेकिन वो कॉस्टिंग का पार्ट है। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉस्टिंग। कॉस्टिंग इज द टेक्निक जिससे आप कॉस्ट निकालते हैं। टेक्निक एंड द प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग कॉस्ट। सीमा के हिसाब से द डेफिनेशन इज ऑर्गेनाइजेशंस कॉस्टिंग सिस्टम इज द फाउंडेशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम फॉर मैनेजर्स। तो बेसिकली मैनेजर्स को लगने वाला जो इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम है वो और कुछ नहीं, वो कॉस्टिंग ही है, ठीक है। मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने होते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट को अकाउंट करके रखना, बराबर है। द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। अच्छा, कॉस्ट को जब आप अकाउंट फॉर कर रहे हो तो खर्चा और उसकी इनकम दोनों साथ में सामने रिकॉर्ड करना है, और आप पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स बनाकर प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल करने में आपको वो रिपोर्ट्स बनाकर दे सकता है। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। सो कॉस्ट अकाउंटिंग में एक्चुअल एंट्रीज है, बराबर है। नेक्स्ट, उसके बाद कॉस्ट अकाउंटेंसी। अब कॉस्ट अकाउंटेंसी थोड़ा और वाइड कंसेप्ट हो जाता है, जिसमें कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग सब कुछ आ जाता है, बराबर है। और इसमें सिर्फ ये नहीं है, इसमें आपको कॉस्ट कंट्रोल करना है, आपको प्रॉफिटेबिलिटी निकालना है, ठीक है। इसके अलावा इस सारी इंफॉर्मेशन को मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के लिए कैसे प्रेजेंट करना है वो भी यहां पे कवर्ड अप है, ठीक है। वो भी बेटा यहां पे कवर्ड अप है।
सो दैट इज कॉस्ट अकाउंटेंसी विच इज द वाइडेस्ट ऑफ ऑल। ओके, और इससे भी अगर बड़ा आपको कुछ देखना है तो वो है बेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? बेसिकली आपको पूरी इंफॉर्मेशन मैनेजर्स को जो लगती है वो निकाल के देना, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके अंदर सिर्फ कॉस्टिंग नहीं होता है, इसमें अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्सेशन, सो मेनी थिंग्स। अच्छा, बहुत सारी चीजें जो क्वांटिटी में होती है, नहीं होती है। ओके, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, एवरीथिंग व्हाट एवर इज रिक्वायर्ड बाय द मैनेजमेंट इज नथिंग बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, और वो ऐसा क्यों करते हैं? टू क्रिएट, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व and also increase value for the stakeholders for profit and non-profit oriented enterprises. Then what are the 5 objectives of cost accounting? 5 objectives, come on. The first objectives, ascertainment of cost. Okay, cost निकालना। cost कैसे निकाल सकते हो? For each cost object, ठीक है, cost कैसे निकाला जाता है? For each cost object. cost object क्या होता है? यूनिट, जॉब, ऑपरेशन, प्रोसेस, डिपार्टमेंट, ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एसेटमेंट ऑफ कॉस्ट। सेकंड, कॉस्ट तो निकाल लिया, अब कॉस्ट निकालने के बाद आप अपनी सेलिंग प्राइस सेट कर लो, राइट? सेलिंग प्राइस सेट कर लो, प्रॉफिटेबिलिटी सेट कर लो, राइट, लाइक दिस। ठीक है, सो कॉस्ट हमने निकाल लिया। अब सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सेकंड ऑब्जेक्टिव है, ऑब्वियस सी बात है, सेलिंग प्राइसेस सेट करने में, प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमाइन करने में ये हमें काफी हेल्प करता है कॉस्टिंग। सेलिंग प्राइसेस नो डाउट मार्केट फोर्सेस से डिवाइड होते हैं, मतलब गवर्न होते हैं, लेकिन याद रखिएगा कॉस्ट अकाउंटिंग एटलीस्ट आपको एक हेल्प करेगा निगोशिएट करने में, प्राइस फिक्स करने में। नेक्स्ट, third objective and the fourth objective, they are related, cost controls and cost reductions. Okay, cost control में आपको क्या करना है बेटा? उसमें नाम में ये cost control करके रखना है। याद रखना, cost control बोले तो existing situations में जो cost हो सकती है ना, उसे कम से कम रखना existing situations में। okay, मतलब अभी की हमारी फैक्ट्री का जो हाल है, बराबर, जो मशीन्स हैं, उसके हिसाब से जो cost मिनिमाइज हो सके वो करना। ठीक है, तो उसको करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको 4 चीजें करनी होगी। प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस गिनना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा, और अगर आप डिविएट करते हो तो फिर आपको वेरिएंसेस को एनालाइज करना होगा और एक्शन लेना होगा। ठीक है, सो कॉस्ट कंट्रोल में भी 4 स्टेप्स हैं। कॉस्ट कंट्रोल में 4 कौन कौन सी है? स्टैंडर्ड सेट करो, स्टैंडर्ड सेट करने के बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस गिनो, कंपेयर करो, और जो डेविएशंस आएंगे उसको एनालाइज करो, एक्शन लो उसके ऊपर, लाइक दैट। सो ये कॉस्ट कंट्रोल है। मतलब अभी जो हमारी पास फैक्ट्री में मशीन्स है, सब चीजें हैं, उसके हिसाब से स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होना चाहिए, एक्चुअल क्या होना चाहिए, मिलाओ, एनालाइज करो, ये कॉस्ट कंट्रोल है। लेकिन ये कॉस्ट कंट्रोल के बाद भी हमारा कॉस्ट रिडक्शन आता है। कॉस्ट कंट्रोल में देखिए, जो फर्स्ट पॉइंट है प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, उसमें आपको प्रोडक्शन के पहले स्टैंडर्ड सेट करने होंगे। जिस तरीके से आपने स्टैंडर्ड सेट किए थे उसी तरीके से एक्चुअल परफॉर्मेंस भी गिनना पड़ेगा। कंपैरिजन, ऑब्वियस ही बात है, हम लोग एक स्टेटमेंट में लिखेंगे, वेरिएंस की रिपोर्ट्स बनाएंगे, और वो रिपोर्ट से फिर हम लोग उसके ऊपर एक्शंस लेंगे ताकि फ्यूचर में हम लोग गलती रिपीट ना कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं फोर्थ ऑब्जेक्टिव की, दैट इज कॉस्ट रिडक्शन। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था? कॉस्ट सेट करो। दूसरा ऑब्जेक्टिव, उससे सेलिंग प्राइस और प्रॉफिटेबिलिटी सेट करो। तीसरा था कॉस्ट को कंट्रोल करो, प्रेजेंट कंडीशंस में कॉस्ट कंट्रोल करो। और कॉस्ट रिडक्शन में कोई कंडीशन प्रेजेंट नहीं होती, कॉस्ट रिडक्शन के लिए कोई कंडीशन परमानेंट नहीं होती। यहां पे आप हर एक कंडीशन को चेंज कर सकते हैं, हर एक कंडीशन को बेटा क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर आपको हमेशा के लिए परमानेंट डिक्रीज लाना है, रियल और परमानेंट रिडक्शन करना है यूनिट कॉस्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल, भाई मेरी अभी की फैक्ट्री में मशीन्स वगैरह लग रही है, अभी मैंने कुछ मटेरियल में थोड़ा बहुत 19-20 करके कॉस्ट कम कर लिया तो वो कॉस्ट कंट्रोल में आएगा। लेकिन अगर परमानेंटली मैंने मशीन ही चेंज करके उसका परमानेंट कॉस्ट रिडक्शन कर दिया तो वो कॉस्ट रिडक्शन कैटेगरी में बैठता है। याद रखना, तो परमानेंट जो चेंज होता है, आउट ऑफ द बॉक्स जो चेंज होता है, वो कॉस्ट रिडक्शन है। ठीक है, इससे आपको 1-2 महीने का नहीं, हमेशा का सेविंग हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, लेकिन इसमें आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है, और ये बात याद रखिए, कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है मालूम है? स्टैंडर्ड के सामने कॉस्ट को कंट्रोल में रखो। जब आपका स्टैंडर्ड के नीचे हो गया तो कॉस्ट कंट्रोल खत्म, लेकिन कॉस्ट रिडक्शन तो कंटिन्यूअस है। आप हमेशा कोशिश करोगे कि हमारा खर्चा कम से कम हो सके। ठीक है, तो ये करने के लिए आपको अपनी एक्टिविटीज को
वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड में स्प्लिट करना होता है और नॉन वैल्यू एडेड को हटाते जाना पड़ता है, तब जाके आपका कॉस्ट रिडक्शन होते रहता है। ठीक है, सो इस कॉस्ट रिडक्शन के भी कुछ अजम्पशंस हैं, जैसे आपका सेविंग यूनिट कॉस्ट में होना चाहिए, सेविंग परमानेंट नेचर का होना चाहिए, और आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बिल्कुल अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एंड फिफ्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि आपको मैनेजमेंट को असिस्ट करना है इन डिसीजन मेकिंग, राइट। आपको मैनेजमेंट को असिस्ट करना है इन डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड ऑल अदर थिंग्स। ठीक है, so these are the different objectives. Cost control versus cost reduction, we have seen there were 5 points. Okay, cost control versus cost reduction. Cost control सिर्फ मेंटेन करता था प्रेजेंट सिनेरियो में कि आपका स्टैंडर्ड के ऊपर खर्चा नहीं जाना चाहिए। कॉस्ट रिडक्शन में तो आपको परमानेंट डिक्लाइन ही करना है, बराबर है। कॉस्ट कंट्रोल बोलता है कि अभी की सिचुएशन के हिसाब से आप लोएस्ट खर्चा लाओ। कॉस्ट कंट्रोल बोलता है, कॉस्ट रिडक्शन बोलता है कि कोई कंडीशन परमानेंट नहीं है, हमें हमेशा के लिए कोई नया बड़ा चेंज लेकर आओ। ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल आपका पास्ट और प्रेजेंट देखता है, कॉस्ट रिडक्शन तो फ्यूचर भी देखता है कि आपका कितना डिक्लाइन हो सकता है फ्यूचर के लिए। कॉस्ट कंट्रोल प्रिवेंटिव है, कॉस्ट रिडक्शन करेक्टिव है। कॉस्ट कंट्रोल कब अचीव हो जाएगा? जब आप टारगेट अचीव कर लेते हैं, और कॉस्ट रिडक्शन का कोई एंड नहीं है, जब तक तुम्हारी कॉस्ट लोएस्ट से लोएस्ट हो सकती है आप करते चले जाओगे। सो दिस इज अ परमानेंट प्रोसेस। ओके, कॉस्ट रिडक्शन। तो ये सारे पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन थे। स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या क्या आता है? यू हैव स्कोप ऑफ इन द कॉस्ट अकाउंटिंग, यू हैव कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट कंपैरिजन, कॉस्ट कंट्रोल्स, कॉस्ट रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, दिस ऑल व्हाट यू हैव टू डू। कॉस्टिंग वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, आपको कॉस्टिंग टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड करके रखना, बराबर है। उसके बाद कॉस्ट एनालिसिस, तो आपको वेरिएंसेस को मतलब क्या बोलते हैं, आपको हर एक आइटम बाय आइटम कॉस्ट में डिफरेंसेस निकालने पड़ेंगे कि डिफरेंसेस क्यों जनरेट हुए थे, बराबर है। उसके बाद में कंपैरिजन करना है, सेम। अच्छा, कंपैरिजन में यहां पर आपको क्या करना है, मान लीजिए आपके पास सेम यूनिट बनाने का एक्स तरीका भी है, वाई तरीका भी है, तो दोनों तरीके में से सस्ता तरीका कौन सा है, लाइक दिस। सो कॉस्ट कंपैरिजन करना होगा अगर आपके पास अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है। कॉस्ट कंट्रोल करके रखनी होगी, हमने अभी स्टडी किया कॉस्ट कंट्रोल क्या है। हर एक इसका स्टैंडर्ड सेट करो, मिलाते रहो, फर्दर कॉस्ट रिडक्शन जितना हो सके करते रहो, और फिर फाइनली उसकी रिपोर्टिंग भी करो। ठीक है, तो ये सब तो आपको करना ही है, मतलब स्टैंडर्ड सेट करो वगैरह, लेकिन उसकी रिपोर्ट बना के वेरिएंसेस को पता करके ऑब्वियसली आपको एक्शंस लेने हैं। स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, ऑब्वियसली बात है, कॉस्टिंग को स्टैट्यूटरी कुछ रेगुलेशंस में मान्यता भी दी गई है, तो डेफिनेटली आपको वो भी फॉलो करना होगा। नेक्स्ट कुछ डिस्टिंक्शंस देख लेते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत बड़ा है, कॉस्टिंग सिर्फ क्वांटिटेटिव चीजें देखता है। ठीक है ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों होते हैं, कॉस्टिंग में सिर्फ क्वांटिटेटिव होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आप क्या करते हैं, यू विल फाइंड द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, लेकिन याद रखिएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सिर्फ कॉस्ट नहीं होता, उसमें हर वो इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट को चाहिए वो होती है। Cost accounting only deals with cost ascertainment, but management accounting will deals with financial management, taxation, budgeting, everything will be there. Cost accounting past present होता है, management में तो हम future भी projected figures दे सकते हैं। डेवलपमेंट अकाउंटिंग, डेवलपमेंट देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस जब चालू हुए ना तब कॉस्ट अकाउंटिंग आया, लेकिन ये तो आज की जरूरत है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग के भी कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशंस नहीं। ठीक है, सो दिस आर द 6 पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन। नाउ विल स्टडी द डिस्टिंक्शन बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, बेटा कुछ तो नाम से ही समझ जाता है, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देगा, ये कॉस्ट की इंफॉर्मेशन देने वाला है, बराबर है। ये क्या करेगा, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा, प्रेजेंट करेगा, इंटरप्रीट करेगा। ये कॉस्ट रिकॉर्ड्स को प्रेजेंट करेगा, इंटरप्रीट करेगा। ठीक है, इसमें सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा होगा, आपको याद होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा करता है, पोस्टमार्टम करता है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग में तो आप स्टैंडर्ड कॉस्ट, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट भी यूज कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जनरली 1 साल के होते हैं, कॉस्टिंग तो आप रोज करते हैं, बराबर है। आप कोई भी नया जॉब करो तो आप कॉस्टिंग करने वाले हो, तो फिर ऑब्वियस ही बात है कॉस्ट रिपोर्ट्स जो होती हैं वो आप कितने भी पीरियड की बना सकते हो, 1 दिन की, 1 महीने की, 1 साल की, 2 साल की, जैसा आपको चाहिए वैसा। ठीक है, यूजर्स, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूजर्स ऑब्वियस बात है सबको ही होते हैं। ठीक है, हमारे अंदर के लोग, हमारे बाहर के लोग, गवर्नमेंट वगैरह, एवरीवन। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो ज्यादातर ये इंफॉर्मेशन इंटरनल मैनेजमेंट यूज करती है। हम हमारे कस्टमर्स को इसके बारे में नहीं बताते, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो कस्टमर्स भी देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, बराबर है। अभी यहां पर जब आप अकाउंट्स कर रहे हैं तो अकाउंट्स में आपको या तो प्रॉफिटेबिलिटी बेटा पूरे ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी या सेगमेंट वाइज मिलेगी, लेकिन प्रोडक्ट वाइज नहीं मिलने वाली। कॉस्ट अकाउंटिंग में आप प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट निकाल सकते हो, प्रोसेस वाइज निकाल सकते हो, जॉब वाइज निकाल सकते हो, लाइक दैट। प्रेजेंटेशन के लिए अकाउंट्स में आपको पता ही है कंपनीज एक्ट के हिसाब से शेड्यूल 3 भी चलता है, बराबर, शेड्यूल 3 ही चलता है, वो उनका कोई सेट फॉर्मेट है। लेकिन कॉस्टिंग में तो कोई फॉर्मेट नहीं है, आपको जैसा चाहिए आप कॉस्ट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट we'll see what is the roles and functions of cost and management accounting. We have already seen the definitions of cost and management accounting. Now what are the roles of cost and management accounting? सबसे पहले इंफॉर्मेशन दो, मैनेजमेंट को हेल्प करो प्लानिंग वगैरह करने में, कॉस्ट अलोकेशन में हेल्प होना चाहिए, प्रोडक्ट्स में, इन्वेंट्रीज में, ठीक है। इसके अलावा अब फंक्शंस ऑफ कॉस्टिंग में क्या क्या आया, तो फंक्शंस के अंदर आ जाता है कि कॉस्ट एक्यूमुलेट करो, कॉस्ट को कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स पे बांटो, उसके बाद में आप क्या करो, आप उसके बाद में बजट सेट करो, ठीक है, बजट सेट करो, एक्चुअल परफॉर्मेंस मिलाओ, डेविएशन को एनालाइज करो, रिपोर्ट करो। याद है, ये तो हमने कितनी जगह देखा है। एक बात याद रखना, थ्योरी में कोई भी क्वेश्चन आए ना, ये पॉइंट तो आप लिख ही देना कि स्टैंडर्ड सेट कर लेना, स्टैंडर्ड सेट करके वेरिएंसेस को मैच करो, मतलब एक्चुअल्स को मैच करो और डेविएशंस ढूंढ लो। ये पॉइंट आपको ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के आंसर में मिलता ही है, ठीक है। सो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा इसमें, देखिए अभी तक हमने देखा कॉस्ट एक्यूमुलेट करिए, कॉस्ट को कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स पे बांटिए और उसके बाद में बजट को सेट करके कंपैरिजन करिए, ठीक है। उसके बाद हमने फोर्थ फंक्शन देखना है यहाँ पे कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको यहाँ पे डेवलप करना है, ठीक है। सो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को लगने वाली हर वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से देनी पड़ेगी कॉस्टिंग से। MIS एक बहुत वाइड कंसेप्ट है, ठीक है। मैनेजमेंट को सब इंफॉर्मेशन जो जो लगती है उन्हें, सेल्स, परचेज, मार्केटिंग, एवरीथिंग, एटलीस्ट कॉस्टिंग का डेटा तो हम लोग यहाँ से दे सकते हैं। और कॉस्टिंग का डेटा सबसे ज़्यादा काम आता है क्योंकि उसमें प्राइस कितनी फिक्स करनी है, ऑर्डर हाथ में लेना या नहीं लेना, ये सब इस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, आपको कॉस्टिंग का एक और बड़ा फंक्शन ये भी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स का परफॉर्मेंस मिल जाएगा, बराबर है। आप उनके आइडल टाइम, वेस्टेजेस, प्रोसेस आइडलनेस, ये सब आराम से समझ सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर प्रोसेस इररिलेवेंट है या नॉन वैल्यू एडेड है तो आप उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, MIS देखिए, MIS में सेल्स का डेटा होता है, मैनेजमेंट होता है, फाइनेंस होता है, इन्वेंट्री का डेटा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चल रहा है, प्रोडक्शन का डेटा क्या है, ये सब MIS का पार्ट है। सो MIS इज अ वेरी वाइड कंसेप्ट। नाउ हु आर द यूजर्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग? यूजर्स, you can see there are internal as well as external users. In the internal, if I say, there are managers, operational level staffs, operational level staff यानी जो actual production कर रहे हैं, employees are there। और एक्सटर्नल में अगर हम बात करें तो जैसे गवर्नमेंट वगैरह है, ऑडिटर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स, लेंडर्स हैं, इन सबको हमारे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट इन्फो की जरूरत पड़ती होगी। मैनेजर्स की अगर हम बात करें तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, कॉस्ट ऑब्जेक्ट का कॉस्ट निकालने के लिए, प्रोडक्ट का प्राइस सेट करने के लिए, इसके अलावा परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए और स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने के लिए आपको मैनेजर्स को इन सब की जरूरत होती है। क्या क्या चीज़ों के लिए? कॉस्ट निकालने के लिए, प्राइस सेट करने के लिए, परफॉर्मेंस निकालने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी निकालने के लिए और डिसीजंस लेने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट, यू हैव ऑपरेशनल लेवल स्टाफ, ऑपरेशनल जो एक्चुअली प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो सुपरवाइजर, फोरमैन, टीम लीडर्स जो फैक्ट्री फ्लोर पे काम करते हैं, उनको क्यों जरूरत पड़ती है? ऑब्वियस बात है, उनको पता होना चाहिए कि उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उनके परफॉर्मेंस गोल्स क्या है, प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस क्या होने चाहिए, और उनका परफॉर्मेंस का पैरामीटर क्या होगा, क्या वो आर्स के ऊपर उनको चेक किया जाएगा या नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर, ठीक है। और उनका प्रॉफिटेबिलिटी, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आपको उसे मैच करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इसके अलावा एम्प्लॉयज को इसका क्या फायदा है? तो एम्प्लॉयज को इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उनको अपना अटेंडेंस, इंसेंटिव्स, मतलब वर्क के हिसाब से क्या क्या है वो सब इससे समझ में आ जाता है। तो इसलिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये एक फायदा है। अब एक्सटर्नल यूजर्स पर आते हैं, इंटरनल हो गए, अब एक्सटर्नल की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट को क्या इससे फायदा मिलेगा? अगर आप लोग कॉस्टिंग करते हैं तो फिर गवर्नमेंट को एक्चुअल डेटा मिलेगा कि कॉस्ट कितनी आ रही है, तो गवर्नमेंट उसे टैरिफ सेट कर सकती है, सब्सिडीज दे सकती है, उनके कुछ रेट्स होंगे तो वो फिक्स कर सकती है। ऑडिटर्स को इसका फायदा कहाँ होगा? अगर वो कॉस्ट ऑडिट वगैरह करते हैं तो ऑब्वियसली बात है आपको कॉस्टिंग का ही डेटा सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। कॉस्ट ऑडिट पे कॉस्ट इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। शेयर होल्डर्स को भी क्या होता है बेटा,
शेयर होल्डर्स को पता रहता है कि जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं उसके ऊपर एवरेज मार्जिन कितना आ जाता है, ठीक है। कुछ भी नए डेवलपमेंट्स हुए तो पता चलेगा एग्जैक्टली हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कितना हैम्पर होने वाला है। ये सब चीज़ें हम लोग को इससे समझ में आ जाती है, ठीक है। सो दैट इज अनदर यूजर ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लास्ट, क्रेडिटर्स एंड लेंडर्स। क्रेडिटर्स लेंडर्स को हर वो इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए काम की है ना वो जानने में इंटरेस्ट होता है, तो हम लोग उन्हें भी उसके बारे में बताते रहते हैं कि हमारी कॉस्ट वगैरह क्या आ रही है। उन्हें क्या बताते हैं पता है आपको? जैसे अपने पास स्टॉक जो है ना उसकी कॉस्ट क्या है, क्योंकि कई बार जो फाइनेंस देते हैं वो हमें स्टॉक के सामने देते हैं, तो इसलिए उनके साथ अपने को कॉस्ट शेयर करनी पड़ती है कि इसकी कॉस्ट कितनी है, लाइक दैट। नेक्स्ट, इसेंशियल्स ऑफ अ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थ्योरी तो बहुत है लेकिन उसमें ये वाला एक इंपॉर्टेंट है। इसेंशियल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, नाम से भी आपको समझ में आ जाएगा। एक तो वो इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, यूनिफॉर्म ये चलना चाहिए, इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव, मतलब इंटीग्रेटेड होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और मैनेजमेंट का ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। सो अगर हम लोग देखें, इंफॉर्मेटिव और सिंपल होना चाहिए, मतलब हमारे सारे टेलर मेड होना चाहिए, हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स उसने फुलफिल कर देनी चाहिए। अननेसेसरी इन्फो के चक्कर में जो काम की चीज है वो नहीं जानी चाहिए, इस बात को ध्यान रखिए। डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब डेटा एक्यूरेट होना चाहिए यानी क्या? कॉस्टिंग भी किस पे होता है? कुछ ना कुछ वाउचर बनते होंगे, उसके बेसिस पे कॉस्टिंग होता है। तो जो डेटा एंटर किया जा रहा है ना वो सिस्टम में, वो एक्यूरेट होना चाहिए, ऑथेंटिकेट होना चाहिए। उसमें ही गड़बड़ रही तो कॉस्ट कभी सही नहीं आ पाएगी। नेक्स्ट यू हैव नेक्स्ट यू हैव यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। बराबर है, मतलब जो डेटा आप जनरेट कर रहे हैं, मतलब जो क्लासिफिकेशंस आप कर रहे हैं कॉस्टिंग का वगैरह, वो क्लासिफिकेशन पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक जैसा होना चाहिए, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन, ट्रीटमेंट, रिपोर्टिंग, अच्छा करंट ईयर का और नेक्स्ट ईयर का भी एक जैसा होना चाहिए ताकि कंपेयरिंग हो सके, बराबर, बेंचमार्किंग हो सके, लाइक दैट। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव। अब देखो, हमने रॉ मटेरियल लिया, ये एंट्री कॉस्टिंग वाला भी करेगा और अकाउंट्स वाले को भी करना पड़ेगा क्योंकि खर्चा तो हुआ है। तो अंडरस्टैंड, एक ही चीज की मल्टीपल डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होना चाहिए। हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंटीग्रेटेड होना चाहिए बाकी के सिस्टम्स के साथ, तो यानी अकाउंटिंग, टैक्सेशन, मतलब आप एक एंट्री करो, कॉस्टिंग में भी आ जाए, अकाउंट्स में भी चली जाए, लाइक दैट, है ना। तो इस तरीके से आपको इसे करना है। नेक्स्ट, उसके बाद फ्लेक्सिबल और अडेप्टिव होना चाहिए। टेक्नोलॉजी में रोज चेंज हो रहा है बेटा, रोज। तो आपको टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस आ रहे हैं, रिपोर्टिंग, रेगुलेटरी जो चेंजेस होते जा रहे हैं, उसको मैच करने के लिए आपका सिस्टम भी फ्लेक्सिबल इनफ होना चाहिए। और सबसे मेन, मैनेजमेंट को उस पर भरोसा होना चाहिए। मैनेजमेंट ही अगर भरोसा नहीं करेगा ना तो बेटा ये बिल्कुल बाहर है इसके। नाउ सोचो, आपके फैक्ट्री में अभी कॉस्टिंग है ही नहीं और अब आप अपने फैक्ट्री में नया कॉस्टिंग सिस्टम लगाना जा रहे हो, तो आपको कितनी चीजें सोचनी पड़ेंगी जब आप कॉस्टिंग सिस्टम लगाने जा रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आप कॉस्टिंग सिस्टम क्यों लगाना चाहते हैं। क्या आप प्राइसेस सेट करने के लिए करना चाहते हैं या कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए करना चाहते हैं? तो ऑब्जेक्टिव अगर क्लियर है तो ऑब्वियस बात है हम मेथोडोलॉजी भी वैसे ही डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। सो अंडरस्टैंड, आपको पहले ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा, बगैर ऑब्जेक्टिव के तो कोई काम होता ही नहीं। नेक्स्ट, आप किस इंडस्ट्री में हैं, आप किस बिजनेस में हैं। याद रखिए, हर बिजनेस का अलग कॉस्टिंग का स्टाइल होता है। जैसे अगर हम फर्नीचर शॉप की बात करें तो फर्नीचर वाला एक एक आइटम जैसे बनाते जा रहा है उसकी कॉस्ट करते जाएगा, लेकिन अगर हम लोग ऑयल वगैरह की बात करें तो प्रोसेस वाइज कॉस्ट करेंगे। तो अंडरस्टैंड, आपका बिजनेस का नेचर क्या है, इंडस्ट्री का नेचर क्या है, वो हमें समझना पड़ेगा। इसके बाद आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन की कितनी रिक्वायरमेंट है, टॉप मैनेजमेंट पे कौन बैठता है, उनको किस चीज का एक्सेस होना चाहिए, ऑपरेशनल लेवल पे कौन लोग होते हैं, उनके पास क्या एक्सेस होना चाहिए, मैनेजर्स के पास कितना एक्सेस होना चाहिए। तो ऐसे आपको हर एक लेवल के ऊपर डिसाइड करना पड़ेगा। हमारा एक तो हायरार्की क्या है ऑर्गेनाइजेशनल, और हर एक आदमी का इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट कितना है, हमें उतना पूरा रिक्वायरमेंट उनका जो है वो फुलफिल करना पड़ेगा। आप नया सिस्टम बना रहे हो ना, तो आप यही चाहोगे, ऑब्वियस सी बात है, कि हमारे हर एक आदमी की हर डिमांड पूरी हो जाए और उससे उतनी ही चीज का एक्सेस मिले जो उसके लिए जरूरी है। उसके अलावा उसको अननेसेसरी एक्सेस नहीं मिलना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। हमारा प्रोडक्ट भी क्या है ना, ये भी हमें पता होना चाहिए। क्या हमारा प्रोडक्ट पेरिशेबल जैसा है, क्या हमारा प्रोडक्ट लॉन्ग ड्यूरेशन वाला है, क्योंकि आप किस तरीके का कॉस्टिंग करने जा रहे हैं, एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये आपको अपना प्रोडक्ट बताएगा।
प्रोडक्ट अगर जैसे पेरिशेबल नेचर का है तो आपको मार्जिनली करना पड़ेगा। आप फिक्स खर्चे निकालने के चक्कर में अगर वो गुड्स खराब हो गए तो वो किसी के काम पे नहीं होंगे, समझ रहे? तो आपको प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा आपके। नेक्स्ट, इसके बाद बेटा बारी आती है इसके बाद आती है आप जैसे हमने हमारी इंडस्ट्री को समझा, हमने हमारे ऑर्गेनाइजेशन को समझा, हमने हमारे प्रोडक्ट को समझा। अब प्रोडक्ट जैसा बनता है उसकी प्रोसेस क्या है उसको भी अब हमें समझना पड़ेगा, ठीक है? वो हमें क्यों समझना है? क्योंकि कॉस्ट को कौन से बेसिस पे बांटा जाए, जैसे रेंट है, क्या एरिया पे बांटा जाए, नंबर ऑफ यूनिट्स पे बांटा जाए या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पे? कोई भी बोलेगा सर एरिया पे बटेगा। तो इसी तरीके से हर खर्चे को अपॉर्शन करने के लिए हमें हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस, हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट, इसके बाद इंफॉर्मेशन का सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, सारा इंफॉर्मेशन डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल रिकॉर्ड होते रहता है, बराबर है। अकाउंटिंग वाला भी एंट्री करता है, कॉस्टिंग वाला भी वही एंट्री करता है। तो इंफॉर्मेशन इस तरीके से सिंक्रोनाइज होनी चाहिए कि सारे डिपार्टमेंट्स की नीड्स जो है वो बिल्कुल फुलफिल हो सके और डबल ट्रिपल काम हमें ना करना पड़े। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होना चाहिए, इतना आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट, इसके बाद कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का आपका सिस्टम क्या होगा वो भी आप चेक कर लो। क्या आप कॉस्टिंग और अकाउंटिंग बिल्कुल ही अलग अलग रखना चाहते हैं या एक सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम रखना चाहते हैं? तो उसके हिसाब से आपको अकाउंटिंग एंट्रीज बनानी पड़ेंगी और वही एंट्रीज फॉलो करनी होंगी। और उसके बाद आप जब पहली बार कॉस्टिंग लगा रहे हो तो आप ये भी देखोगे कि हमें एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं, हमें ऑडिट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें आप इसके बारे में सोचोगे। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन एट्रीब्यूट्स। इतना आपको ध्यान रखना है कि जब आप कॉस्टिंग लगा रहे हो तो उससे जो इंफॉर्मेशन निकल कर आनी चाहिए वो कंप्लीट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए। कॉस्टिंग का डेटा टाइमली होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पूरा जॉब हो गया फिर आप मतलब इन्फो आपको मिलेगा तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है? आपको प्री डिटरमाइंड इन्फो निकलना बहुत बार जरूरी होता है, रेलिवेंट होना चाहिए, ठीक है? सही कॉस्ट सेट करने के लिए, सही प्राइस सेट करने के लिए, अंडरस्टैंड? अब ये वाला जो थेरी टॉपिक है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे की जाती विद द हेल्प ऑफ आईटी, ये वाला रिसेंट के पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है? मोस्ट रिसेंट पेपर में ये पूछा जा चुका है कि कॉस्ट अकाउंटिंग विद द यूज ऑफ आईटी क्या होता है। एक बार इसके फटाफट फटाफट इसके जो पॉइंट्स है वो स्टडी करते हैं। कॉस्टिंग पूरी तरीके से चेंज हो गया जब ईआरपी आया, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम। ईआरपी के आने से भयंकर चेंजेस हुए और ड्रामेटिक चेंजेस हुए। बिलीव मी, इट वेंट ब्यूटीफुल, ठीक है? मतलब इतना उससे फायदा हुआ, इतना उनका टाइम सेविंग्स हुआ, लेबर सेविंग्स हुआ ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है? इसलिए आज सब अब ऑटोमेटेड हो चुका है, डिजिटाइज्ड हो चुका है, जिसे हम लोग पॉपुलरली इंडस्ट्री 4.0 कहते हैं, ठीक है? इंडस्ट्री 4.0, ये इंडस्ट्री 4.0 में क्या है? देखिए, जब इंडस्ट्री 1.0 आई थी यानी 1784 के आसपास, तो उस समय आपका क्या हुआ था? पहली बार मैकेनाइजेशन हो रहा था, स्टीम पावर्स वगैरह लगाई जा रही थी, वीविंग लूम्स वगैरह हो रहे थे, ये सबसे पहले हुआ करता था। लेकिन तब भी ऑटोमेटेड नहीं हुआ था, सिर्फ मैकेनाइज्ड हुआ था, ठीक है? पहले तो सब हाथ से काम चलता था, उसके बाद मशीन्स आई इस पीरियड में, उसके बाद बड़ी बड़ी मशीन्स लगाई गई, बड़ी बड़ी प्रोडक्शन लाइंस बनाई गई, असेंबली लाइंस बनाई गई, और फिर वन बाय वन काम होने लगा। फिर आदमियों का रोल एकदम कम हो गया, दैट वाज अराउंड 1870। उसके बाद ऑटोमेशन आया पिक्चर में 1969 के आसपास, दैट वाज इंडस्ट्री 3.0, जिसमें ऑटोमेशन हुए, कंप्यूटर्स आए, इलेक्ट्रॉनिक्स आए, और इन्होंने बिल्कुल सब चीज जो है ऑटोमेटिक कर दी। लेकिन अब हम जब फोर्थ स्टेज में आए हैं तो ऑटोमेटिक तो वो हो चुका है, अब हम उसे अपने मोबाइल फोन पर लेकर आ गए हैं। अब हम उसे क्या कर रहे हैं बेटा? अपन साइबर, इंटरनेट, क्लाउड के जरिए अब अपन पूरी दुनिया से उससे कनेक्टेड है, ठीक है? कहीं भी जाओ हम लोग, हमारा प्रोडक्शन कैसे चल रहा है, अपन यहां बैठ के उसको प्रोडक्शन स्टार्ट करो बंद करो वो कर सकते हैं। आपने देखा ही होगा कई बार एड में भी कि हम लोग घर के बाहर हो लेकिन घर के अंदर अगर अपन ने क्या बोलते हैं वो वो सिस्टम सेट कर दिया है, जो बोलते हैं ना वो होम ऑटोमेशन, ठीक है? अगर अपन ने होम ऑटोमेशन करके रखा हुआ है, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? घर के बाहर भी रहे तो हम लोग कमांड दे सकते हैं एसी चालू हो जाओ, तो अपन घर पहुंचो तब तक रूम ठंडा हो जाता है। इस तरीके से बेटा होम ऑटोमेशन जैसा हो गया है, बिल्कुल वैसे ही इंडस्ट्री ऑटोमेशन हो चुका है ये, ठीक है? सब कुछ डिजिटाइज हो चुका है, क्लाउड पे आ गया है, इट इज लाइक दैट। इंटरनेट का सबसे ज्यादा यहाँ पे आ रहा है 4.0।
इसमें देखिए बिग डेटा एनालिटिक्स, ऑटोनोमस रोबोट्स, स्टिम्युलेशन, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इंटीग्रेशंस, इसके अलावा ऑगमेंटेड रियलिटी, एडिक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटीज, ये सब अब इंडस्ट्री का पार्ट बन चुका है। ठीक है, तो आईटी के हमें क्या क्या फायदे हुए वो सब अब हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो आईटी का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि लोग जो पहले फिजिकली रिकॉर्ड्स बनाया करते थे सब ऑटोमेट हो गया, और अब एक सिंगल एंट्री से कंप्यूटर खुद ही निकाल लेता है कि इसमें कॉस्टिंग में क्या जाएगा, अकाउंटिंग में क्या जाएगा। तो कंप्यूटर खुद ही सब कुछ कर लेता है और हम कोई भी टेलर में रिपोर्ट्स बना सकते हैं। आपको जानने की इच्छा हुई कि हमारा कौन सा स्टॉक ज्यादा बिक रहा है, वो 2 मिनट में आपको रिपोर्ट बता देगा। ठीक है, तो आपको जैसी चाहिए वैसी रिपोर्ट्स हमारे ईआरपी से बन जाती है, और कॉस्टिंग और अकाउंट्स के डेटा को रिकंसाइल करना बहुत ईजी हो जाता है। इसमें हम लोग पेपरलेस एनवायरनमेंट की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल। अब तो आपको कुछ भी फिजिकल करना ही नहीं है, सब ऑनलाइन करो। उसके बाद में इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट के जरिए हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कनेक्टेड है। सिर्फ कनेक्टेड नहीं है, हमारा डेटा सही जगह पे स्टोर हो रहा है, फाइल सही जगह पे स्टोर हो रही है, और फाइल्स भी डिजिटल तरीके में स्टोर हो रही है। तो ये इंट्रानेट है। एक्स्ट्रानेट में जैसे हमारे वेबसाइट से हम लोग हमारे कस्टमर्स से कनेक्टेड है, हम हमारे सप्लायर से कनेक्टेड है, वो टेंडर्स वहां पे सबमिट करते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये हम लोग इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट के जरिए सभी लोगों से कनेक्टेड हैं, बराबर है। हमारे अंदर के अंदर का एम्प्लॉयज कोलैबोरेशन, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, कंटेंट मैनेजमेंट सब किया जाता है। एक्स्ट्रानेट में हम लोग हमारे पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल मीडिया, वेबसाइट पोर्टल, कस्टम्स डेवलपमेंट, जितनी भी आप ऑर्डर की वेबसाइट्स देखते हैं, अमेजॉन वगैरह, ये सब हमारे एक क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कोरिलेशन है हमारा। एक्स्ट्रानेट है वो जिससे हम लोग हमारे कस्टमर्स वगैरह से कनेक्ट करते हैं। कॉस्ट इंफॉर्मेशन को टाइमली देने का काम आईटी ने किया है। पहले कॉस्टिंग करना बोले तो फिजिकली सब लिखते बैठना पड़ता था, अब तो ये सब कुछ टाइमली होने लगा है। आपको सिर्फ कुछ डेटा पंच करना है कंप्यूटर में, वो 1 मिनट में कॉस्ट निकाल के दे देगा। और कॉस्ट इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट्स आपको जॉब वाइज मिल सकती है, बैच वाइज मिल सकती है, प्रोसेस वाइज मिल सकती है, कॉस्ट सेंटर वाइज मिल सकती है, जैसा तुम्हें चाहिए बिल्कुल वैसा मिल सकता है। नेक्स्ट, यूनिफॉर्मिटी इन प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स क्योंकि आप सॉफ्टवेयर से बना रहे हैं तो हर मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक ही सॉफ्टवेयर होगा, तो जैसा एक डिपार्टमेंट क्लासिफाई कर रहा है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल वैसा ही क्लासिफाई होगा। नेक्स्ट, रियल टाइम बेसिस के ऊपर, मतलब इंस्टेंट बेसिस के ऊपर आपको वेरिएंस एनालिसिस भी मिल जाएगा कि इस जॉब के लिए हमारा कितना एक्स्ट्रा खर्चा हुआ या कितनी एक्स्ट्रा सेविंग्स हुई, लाइक दैट। नेक्स्ट, आईटी से क्या होता है, तो आईटी से बेटा आप लोग मॉनिटर करते हैं, एनालाइज करते हैं अपने एक्टिविटीज को, और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को आप हटा देते हैं। ठीक है, सो दिस आर ऑल डिफरेंट थिंग्स इंक्लूडेड इन द योर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग विद द हेल्प ऑफ आईटी। अब यहां तक का पार्ट तो अट्टर थेरी था, बिल्कुल ही थेरी, कुछ उसमें कुछ था ही नहीं प्रैक्टिकल, एकदम थेरी था। अब जो आपको आगे के चैप्टर्स के लिए जो लगता है वो वाला थेरी, काम वाला थेरी अब आएगा, दैट इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर वो चीज जिसके लिए आपको सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट की जरूरत है, वो हो सकता है बेटा कॉस्ट ऑब्जेक्ट आपका हो सकता है प्रोडक्ट वाइज हो सकता है कि हमें हमारे प्रोडक्ट वाइज कॉस्टिंग निकालनी पड़े, जैसे स्मार्टफोन वाइज, टैबलेट वाइज, कार वाइज, बुक वाइज। आपको प्रोडक्ट वाइज अगर कॉस्ट निकालना है तो आपका प्रोडक्ट कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। अगर आप सर्विस वाइज कॉस्ट निकालना चाहते हैं, जैसे एयरलाइन फ्लाइट टिकट फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, उसको बनाने का खर्चा कितना होगा, कॉन्करेंट ऑडिट असाइनमेंट, ये सर्विस देने का खर्चा कितना होगा, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स का, इलेक्ट्रिक जैसे वगैरह, ये सब पेमेंट के खर्चे कितने हैं, अगर आप सर्विस वाइज कॉस्ट करना चाहते हैं तो आप वैसा भी कर सकते हैं। आप सबके देख सकते हैं, मैंने अप्रोप्रिएट फोटोज रखे हैं ताकि आपको क्लिक हो सके कि ये कौन सी सर्विसेज की बात की जा रही है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट वाइज हो सकता है, बराबर है, एक एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, बराबर है। तो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, रोड प्रोजेक्ट, हर रोड प्रोजेक्ट अलग होगा, तो पर प्रोजेक्ट आप कॉस्टिंग कर सकते हैं। यहां पे प्रोजेक्ट आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। पर एक्टिविटी आप कॉस्ट ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं, मतलब पर एक्टिविटी आप कॉस्टिंग कर सकते हैं कि भाई सिर्फ क्वालिटी चेक का कितना होगा, ऑर्डर्स प्लेसिंग का कितना होगा, बराबर है। आपको पता ही है ऑर्डर्स प्लेसमेंट वगैरह का अपना एक अलग एक्टिविटी होता है, क्वालिटी इंस्पेक्शन का अलग एक्टिविटी होता है। तो एक्टिविटी वाइज भी हम लोग कॉस्टिंग कर सकते हैं। ये एबीसी एनालिसिस में, एबीसी बोल रहा हूं सॉरी, एबीसी कॉस्टिंग, ओके, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में ये कवर्ड अप है। नेक्स्ट, प्रोसेस वाइज आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रोसेसेस होती है बेटा इंडस्ट्री में, तो वो प्रोसेस वाइज भी हम लोग कॉस्ट निकाल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस का कॉस्ट क्या होता है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस का कॉस्ट क्या होता है, लाइक दैट। नेक्स्ट, इसके अलावा हम लोग डिपार्टमेंट वाइज, फैक्ट्री वाइज, एडमिनिस्ट्रेशन वाइज, ऐसे डिपार्टमेंट वाइज भी कॉस्ट निकाल सकते हैं। सो हमारे कॉस्ट ऑब्जेक्ट डिपार्टमेंट वाइज सेट किए जा सकते हैं।
नाउ देयर इज वन क्वेश्चन, डैश इज एनीथिंग फॉर विच अ सेपरेट मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड। वो कौन है जिसपे सेपरेट मेजरमेंट रिक्वायर्ड है? ऑब्वियसली दैट इज द कॉस्ट यूनिट। ओके, दैट इज द कॉस्ट यूनिट जिसके लिए सेपरेट मेजरमेंट की जरूरत होती है। अच्छा, मेजर तो हमने करना है, लेकिन मेजर करने के लिए यूनिट क्या गिनेंगे? किलो में मेजर करें, टन में मेजर करें, किस में? तो बेसिकली कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या है? वो यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, वो सर्विस, वो टाइम, या उनका कोई भी कॉम्बिनेशन जिसमें आपको कॉस्ट निकालनी होगी, जिसमें आपको कॉस्ट निकालनी भी है और एक्सप्रेस भी करनी है। इसमें हो सकता है नंबर हो, वेट हो, एरिया हो, वॉल्यूम हो, लेंथ हो, टाइम हो, वैल्यू हो, ऐसा कोई भी कॉस्ट यूनिट हो सकता है। तो दिस आर द यूनिट्स ऑफ फिजिकल मेजरमेंट। ओके, फिजिकल मेजरमेंट, ये सब फिजिकली आपको गिनना है। कॉस्ट यूनिट बेटा, आपको इसके बहुत सारे एग्जांपल्स, इनफैक्ट ये सबसे पक्का रखना है आपको, क्योंकि इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। ये कॉस्ट यूनिट्स पे, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग पे, टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग पे, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। कॉस्ट यूनिट, ऑटोमोबाइल, जैसे नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, कार्स वगैरह, तो नंबर ऑफ कार्स 1 2 3 4 लाइक दैट। सीमेंट पर टन, पर बैग, केमिकल पर लीटर, गैलन, किलोग्राम, टन एक्सेट्रा। पावर किलोवाट आवर, स्टील पर टन, ट्रांसपोर्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, गैस पर क्यूबिक फीट। ठीक है, तो ये सब अलग अलग उनके कॉस्ट यूनिट्स है। ब्रीविंग, बैरल, ब्रिक मेकिंग, 1000 ब्रिक्स का खर्चा। ठीक है, एक 1000 ब्रिक्स पे उसे बांटा जाता है और पर 1000 ब्रिक्स उसका आंसर निकाला जाता है। कोल माइनिंग पर टन, पर किलोमीटर। इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट आवर्स। इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स, यानी इंजीनियरिंग में बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस होंगे, सो पर कॉन्ट्रैक्ट, पर जॉब। ऑयल, बैरल्स, टन, लीटर्स। होटल और कैटरिंग, इसमें रूम हो सकता है एक्चुअली पर रूम पर डे, ठीक है ना, या पर मील, ऐसा किया जा सकता है कैटरिंग में। प्रोफेशनल सर्विसेज पर आवर, पर जॉब, पर कॉन्ट्रैक्ट। एजुकेशन में पर कोर्स, पर एनरोल स्टूडेंट, पर सक्सेसफुल स्टूडेंट। हॉस्पिटल अगेन अ सर्विस इंडस्ट्री, पर पेशेंट पर डे, ठीक है ना, पर पेशेंट पर डे या पर पेशेंट पर नाइट, लाइक काइंड ऑफ दिस। नेक्स्ट, क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल में कितने अकाउंट्स आप मेंटेन कर रहे हैं उसके हिसाब से। सेलिंग के खर्चे, कस्टमर कॉल्स, वैल्यू ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स रिसीव्ड, काइंड ऑफ दैट। मटेरियल स्टोरेज और हैंडलिंग के खर्चे, कितने रिक्विजिशंस रिसीव हुए, कितने मटेरियल्स का मूवमेंट हुआ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मटेरियल्स इशूड रिसीव्ड, कोई भी एक बेसिस के ऊपर इसे बांटा जा सकता है। नेक्स्ट, बांटा बोल रहा हूं, सॉरी, मेजर किया जा सकता है। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी एचआर डिपार्टमेंट, उसे नंबर ऑफ पर्सनल रिकॉर्ड्स जो होंगे उसके बेसिस पे उसको गिना जा सकता है। सो दिस आर डिफरेंट कॉस्ट यूनिट्स। अब एक एक करके हम लोग देखते जाते हैं इसके अलग अलग इंडस्ट्री के कॉस्ट यूनिट्स क्या होते हैं। ट्रांसपोर्ट पर पैसेंजर किलोमीटर या पर टन किलोमीटर, लाइक दैट। पावर किलोवाट आवर। होटल याद है, पर रूम पर नाइट, ओके, या पर मील हो सकता है कैटरिंग के लिए। हॉस्पिटल पर रूम पर डे, ठीक है, हॉस्पिटल में भी बेटा वही होता है, पर रूम पर डे। नेक्स्ट, स्टील पर टन, राइट। उसके बाद कोल पर टन आ जाएगा ये भी। नेक्स्ट, बाइसिकल्स, नंबर ऑफ बाइसिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ बाइसिकल्स यहां पे लगेगा। ब्रिज कंस्ट्रक्शन पर ब्रिज, ओके, पर जॉब, ये एक एक अलग अलग होंगे हमेशा। इंटीरियर डेकोरेशन हर बार अलग होगा, पर इंटीरियर, पर जॉब, हर एक इंटीरियर अलग होता है, कहीं पे आपको छोटा कमरा करना है, कहीं पे पूरा घर करना है। एडवर्टाइजिंग अगेन ये भी हर जॉब वाइज अलग अलग ही होगा, किसको ज़्यादा एडवर्टाइज करना है, किसी को कम करना है। फर्नीचर, सारे फर्नीचर्स अलग होते हैं, पर जॉब ही होगा ये भी। नेक्स्ट, ब्रिक वर्क्स। ब्रिक वर्क्स ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे आपको पर 1000 ब्रिक्स, हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, पर 1000 ब्रिक्स इसमें आता है। नेक्स्ट, कॉस्ट ड्राइवर्स। कॉस्ट ड्राइवर्स का मतलब होता है वो कौन सी चीज होती है जो कॉस्ट को ड्राइव करती है, वो कौन सी चीज है जिसके बढ़ने घटने से कॉस्ट बढ़ता घटता है। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ टेंडर्स का, यहाँ एग्जांपल दिया है मशीन्स के सेटअप्स का, बराबर है। जितनी जितनी बार आपको मटेरियल्स मंगाने हैं उतने उतने आपको टेंडर्स निकालने होंगे, उतनी ऐड देनी होंगी, उतना खर्चा होगा। जितना जितना प्रोडक्शन करना है, जितनी बार आप बैच सेट करते जाओगे उतनी बार ये सेटअप के खर्चे करते बैठने पड़ेंगे। तो ये सबका कॉस्ट, ये सब कॉस्ट ड्राइवर्स हैं, ठीक है। सो कॉस्ट ड्राइवर इज अ फैक्टर और वेरिएबल विच इफेक्ट्स द लेवल ऑफ कॉस्ट। ये ऐसी एक्टिविटी है जिससे कॉस्ट होता है, ठीक है। सो और ये मतलब जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी, वॉल्यूम, ये कॉस्ट ड्राइवर्स है। जितना ये बढ़ते जाएगा उतने खर्चे आपके बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। सो इसके अंदर कुछ नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स के एग्जांपल्स मैंने दिए हुए हैं।
जैसे नंबर ऑफ मशीन सेटअप्स, कितनी बार आप सेटअप कर रहे हो उतना खर्चा बढ़ते जाएगा, कितने ऑर्डर्स दे रहे हो उतना खर्चा बढ़ेगा, कितने बार आप प्रोडक्ट्स इंस्पेक्ट कर रहे हो, कितने आवर्स उस पर स्पेंड कर रहे हो, उससे आपका खर्चा बढ़ते चला जाएगा, कितनी टेस्ट परफॉर्म्स की जा रही है, लाइक दैट। सो दिस आर ऑल कॉस्ट ड्राइवर्स। ये सब अलग अलग एक्टिविटीज है जो खर्चे बढ़ाती जाती है, खटाखट खटाखट। जितना आप इनको खर्चा मतलब एक्टिविटी बढ़ाओगे उतना खर्चा बढ़ते चला जाएगा। तो दिस आर कॉस्ट ड्राइवर्स। अब ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स की बात करते हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक था। ऑर्गेनाइजेशन के जितने फंक्शंस होते हैं ना उसे बांटा जाता है और हर एक सेंटर को कुछ ना कुछ कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो प्रोडक्शन मैनेजर होगा उसका काम है ना सेल्स देखना नहीं है, उसका काम इन्वेस्टमेंट्स देखना नहीं है, प्रॉफिट कमाना नहीं है। जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसका काम यह है कि ये देखो कि हमारा खर्चा कंट्रोल में रहे, हमारा प्रोडक्शन रुके नहीं और टाइम टू टाइम सारे जॉब्स बराबर फुलफिल हो सके, ऑर्डर्स कंप्लीट हो सके। सो ऐसे ही हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को आप एक कुछ ना कुछ जॉब देंगे। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि सर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एक आदमी होता है या एक कोई पर्टिकुलर प्रोसेस होती है, एक फंक्शन होता है? याद रखिएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर पूरा एक डिपार्टमेंट भी हो सकता है या पूरा एक पर्सन अकेला भी हो सकता है। ठीक है, तो हर वो पर्सन या हर वो डिपार्टमेंट जिसको एक पर्टिकुलर काम सौंपा गया है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है। ठीक है, काम अलग अलग स्टाइल के हो सकते हैं। ठीक है, काम अलग अलग स्टाइल के हो सकते हैं। तो जिसको जो काम दिया है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसका आउटपुट मेजर करने के लिए आपको कई बार स्टैंडर्ड सेट करने होंगे और उसके हिसाब से आप इनके आउटपुट जो है वो सेट करते हैं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर 4: कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर। कॉस्ट सेंटर क्या करता है? ये खर्चे करते हैं, जैसे प्रोडक्शन वाले ये खर्चे करते हैं। तो इनका काम ये है कि इनका जो सेट खर्चा है, स्टैंडर्ड खर्चा है, उसके अंदर रहो। तो इस ये कॉस्ट सेंटर, खर्चे करने वाले सेंटर भी दो तरीके के होते हैं। एक है स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर जिसके स्टैंडर्ड्स वेल सेट है, जिसमें 1-to-1 को रिलेशन है, इतना मटेरियल डाला तो इतना ही आउटपुट निकलेगा। सो दैट्स अ स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर। तो एक्चुअल और डेविएशंस को मिलाना बहुत आसान है। लेकिन दूसरा है डिस्क्रेशनरी कॉस्ट सेंटर। डिस्क्रेशनरी कॉस्ट सेंटर का मतलब जो वॉलंटरीली खर्चा कर रहे हैं। बोलने का मतलब एडवर्टाइजिंग, इसमें कोई 1-to-1 कोरिलेशन नहीं होता बेटा। एडवर्टाइजिंग कोई 1-to-1 कोरिलेशन नहीं होता। तो ये खर्चा क्या है? डिस्क्रेशनरी है। ठीक है, ये डिस्क्रेशनरी है और ये कई बार है ना मैनेजमेंट के डिसीजंस पे डिपेंड करते हैं कि ये खर्चा करना भी है या नहीं करना है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितना करना है, क्योंकि इसमें कोई 1-to-1 कोरिलेशन नहीं है। हो सकता है ये काम आपको सक्सेसफुल भी हो, नहीं भी हो। ठीक है, तो जनरली इसमें स्टैंडर्ड सेट नहीं हो सकता डिस्क्रेशनरी में। रेवेन्यू सेंटर्स, कमाई लाने वाले सेंटर्स। जैसे जो मान लीजिए आप कोई मैच में जा रहे हैं तो मैच में जो जहाँ से टिकट्स बेचे जाते हैं ना वो एक रेवेन्यू सेंटर होता है। ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट आपका रेवेन्यू सेंटर होता है जो रेवेन्यूज लाने का काम करते हैं। याद रखना रेवेन्यू सेंटर के भी कुछ खर्चे होते हैं। जैसे सेल्स के जो एम्प्लॉयज होंगे, एम्प्लॉयज का खर्चा बोलो, बराबर है, सेल्समैन का कमीशन बोलो, तो सेल्स डिपार्टमेंट के भी कुछ खर्चे होते हैं। अंडरस्टैंड? तो रेवेन्यू सेंटर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो खर्चा नहीं करेगा। प्रॉफिट सेंटर, ये वो लोग होते हैं या वो डिपार्टमेंट्स होते हैं जिन्हें दोनों भी काम दिए जाते हैं। उन्हें खर्चा भी करना है, प्रॉफिट भी लाना है। जैसे हमारी एक ब्रांच है, अलग स्टेट में है, हमने उसको बोला है भैया तू तेरा प्रोडक्शन भी वहीं कर, माल भी वहीं बेच, सिर्फ प्रॉफिट ला के दे दे। तो ऐसे जो डिसेंट्रलाइज ब्रांचेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो पूरे प्रॉफिट सेंटर्स होते हैं। उन्हें खर्चा भी करना होता है, उन्हें कमाई भी ला के देनी पड़ती है। तो ये दोनों काम कर सकते हैं। इनका एक ही मेजरमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब मेजरमेंट करने का तरीका होता है, इनका प्रॉफिटेबिलिटी आप चेक करो। ठीक है, इनका प्रॉफिटेबिलिटी चेक करो, उससे आपका काम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर का काम क्या है? बहुत सिंपल है, इनको सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स करनी है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमा के दिखाना है। बराबर है, इन्वेस्टमेंट करते जाना है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालते जाना है। इनका परफॉर्मेंस चेक करने के लिए आपको एक ही काम करना पड़ता है, आपको इनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चेक करना है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ा कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लाइक इसमें आ जाएंगे महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न कंपनीज एंड PSUs ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक सवाल है, टिकट काउंटर इन अ रेलवे स्टेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑब्वियस बात है, रेलवे स्टेशन में जो टिकट काउंटर है दैट्स अ रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट ला के देता है। नेक्स्ट, ए लिमिटेड के 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और क्या बोलते हैं, हर डिपार्टमेंट में 2-2 मशीन्स लगी है। तो कौन सा इसमें से कॉस्ट सेंटर नहीं हो सकता? मशीन्स नहीं, हम लोग मशीन्स वाइज कॉस्टिंग कर सकते हैं। प्रोडक्शन वाइज यस, हमारे एक 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो तीनों को अलग अलग कर सकते हैं, तीनों भी खर्चा ही करने का काम कर रहे हैं, सब कॉस्ट सेंटर ही है। बोथ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एंड मशीन्स नहीं,
ये भी बिल्कुल हो रहा है, मतलब क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाइज भी आप कर सकते हो, मशीन वाइज भी कर सकते हो। और पूरा ए लिमिटेड ये गलत है, क्योंकि पूरा ए लिमिटेड अगर अपन देखने जाओ तो ए लिमिटेड तो एक पूरी कंपनी है, कंपनी खर्चा भी करेगी, प्रॉफिट भी लाएगी, बराबर, रेवेन्यू भी लाएगी। सो ए लिमिटेड वाइज अपन कॉस्टिंग नहीं कर सकते। तो ये जो है सीधा कंपनी लेवल पे आप उसे कॉस्ट सेंटर नहीं कह सकते, क्योंकि कंपनी लेवल पे तो कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर दोनों भी हो जाएगा, वो प्रॉफिट सेंटर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं, यहां तक हम लोगों ने कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स, कॉस्ट यूनिट्स देख लिए, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर स्टडी कर लिए। अब हम लोग स्टडी करते हैं कि कॉस्ट का अलग अलग क्लासिफिकेशन क्या है। इसमें हम लोग पूरा प्रैक्टिकल नजर से इसको देखने वाले हैं कि कॉस्ट में क्या क्या आ जाता है। तो सबसे पहला आता है, ऑब्वियस बात है, कॉस्ट का ये पूरा एक चार्ट है, आप देख सकते हैं, एलिमेंट वाइज, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। एलिमेंट भी कौन कौन से होते हैं, मटेरियल, लेबर और खर्चे, सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी हो सकते हैं। और जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे उसे ओवरहेड्स कहते हैं। ओवरहेड्स भी प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं। तो एलिमेंट वाइज अगर हम बोल रहे हैं ना, तो मटेरियल, लेबर और खर्चे, ये 3 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कह सकते हैं आप। और फंक्शन वाइज अगर कोई बोले ना आपको, तो फंक्शन वाइज बोला ना, तो फंक्शन वाइज बोले तो ये प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे जैसे फंक्शंस हैं वैसे वैसे खर्चे रिकॉर्ड करते जाना, लाइक दैट। डायरेक्ट मटेरियल्स आप अच्छे से जानते हैं कि कॉस्ट शीट्स जो होती है हमारी, वो फंक्शनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से होती है। डायरेक्ट मटेरियल जो इकोनॉमिकली ट्रेसेबल है इन द फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है, जैसे क्लोथ इन द डिसीजन मेकिंग, क्लोथ इन द ड्रेस मेकिंग, ठीक है। सो जो 1 to 1 कोरिलेबल नहीं है, वो क्या बोलते हैं, वो इनडायरेक्ट मटेरियल्स हो जाता है, ठीक है। याद रखिए, कई बार कुछ बहुत छोटे यूनिट्स हो सकते हैं, वो 1 to 1 कोरिलेट हो सकते हैं, लेकिन हम लोग बहुत छोटा होने के कारण उनसे शायद इनडायरेक्ट में भी ले ले तो भी चल जाता है। अब आप देख सकते हैं कि लिवाइस अगर एक मैन्युफैक्चरर है क्लोथिंग का, तो उसके लिए जो कपड़ा है जिससे डायरेक्ट वो जीन्स बनाएगा, वो डायरेक्ट मटेरियल है। तो अगर ये डायरेक्ट मटेरियल है, तो डायरेक्ट लेबर क्या है, डायरेक्ट लेबर जो सीधा प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं 1 to 1 इनका काम है, जितने लेबर्स होंगे उतने वो मशीन्स यूज कर करके फटाफट प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिकली एट्रीब्यूट किया जा सकता है ये सीधा प्रोडक्शन को। नेक्स्ट, इसके बाद आ जाता है बेटा डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस बोले तो जो अगेन 1 to 1 कोरिलेटेड होता है। मान लीजिए अपन जो मशीन से वो किराए पे ला रहे हैं, तो उसका किराया सीधा सीधा आउटपुट से रिलेटेड है, बराबर है। जितनी मशीन लाओगे उतना आउटपुट बढ़ते जाएगा, जितनी मशीन लाओगे उतना आउटपुट बढ़ेगा। सो 1 to 1 कोरिलेटेड है, और इकोनॉमिकली फिजिबल तरीके से हम उसे 1 to 1 अटैच कर सकते हैं। ये खर्चा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट खर्चों की। तो इनडायरेक्ट मटेरियल कौन से होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि यहां पर उस मशीन में लगने वाला ऑयल जो फिनिश प्रोडक्ट में कहीं दिखता नहीं है, फिनिश प्रोडक्ट में आप ट्रेस नहीं कर सकते, हो सकता है ज्यादा भी ऑयल लगा होगा, कम भी लगा होगा। सो अंडरस्टैंड, इसमें क्या बोलते हैं, जो स्टोर्स आप मशीन्स वगैरह के लिए रखते हैं, बिल्डिंग्स के लिए रखते हैं, जैसे ब्रिक्स हो गए, लुब्रिकेंट्स हो गए, बराबर है। इसके अलावा कई बार स्टोर डिपार्टमेंट्स के लिए, सर्विस डिपार्टमेंट्स के लिए हमें रखने पड़ते हैं, जैसे कैंटीन के लिए। तो कुछ ना कुछ ऐसे जो चिल्लर सामान अपने को रखना पड़ता है ना, वो सब इनडायरेक्ट मटेरियल है। इनडायरेक्ट लेबर, जो फैक्ट्री में मजदूर तो लगे हैं लेकिन प्रोडक्शन नहीं करते हैं, फैक्ट्री में आदमी तो लगा हुआ है लेकिन इसका प्रोडक्शन से 1 to 1 कोरिलेशन नहीं हो सकता। सिक्योरिटी गार्ड के एग्जांपल्स आपको दिख ही रहे हैं वहां पे। उसके बाद आ जाता है बेटा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फैक्ट्री में लगी हुई लाइटिंग, मैं 2 लाइट और भी लगा दूं तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ने वाला। तो इनडायरेक्टली लाइट एक्सपेंस वो होते हैं बेसिकली जो 1 to 1 कोरिलेट नहीं करते हमारे फिनिश्ड आउटपुट के साथ, बराबर, जो 1 to 1 बेटा कोरिलेट नहीं करते हमारे फिनिश्ड आउटपुट के साथ। तो दिस आर ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। याद रखना, तीनों इनडायरेक्ट एक्सपेंस का टोटल ओवरहेड्स होता है। ओवरहेड्स इन सबको मिलाकर बनाए जाते हैं। अब ओवरहेड्स में भी क्लासिफिकेशन होता है, प्रोडक्शन के हो सकते हैं, बराबर, जो फैक्ट्री चलाने के लिए लगते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के हो सकते हैं, जो मैनेजमेंट के खर्चे हैं, बेसिकली सेलिंग के रिलेटेड आपको इनडायरेक्ट खर्चे करने पड़ते हैं, बराबर, एडवर्टाइजमेंट करो एक्सेट्रा। डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे डिलीवरी वैन्स वगैरह, ये सब आप जो घुमाते हैं, तो लोडिंग अनलोडिंग, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में चले जाते हैं। तो ये नेचर वाइज हमने किया। वेरिएबिलिटी वाइज भी बहुत सिंपल है कॉस्ट का क्लासिफिकेशन। वेरिएबिलिटी वाइज अगर अपन देखने जाए तो 3 तरीके के खर्चे होते हैं, फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। खर्चे 3 तरीके के हो सकते हैं, फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। फिक्स खर्चा जो अफेक्ट नहीं होता, प्रोडक्शन से बिल्कुल अफेक्ट नहीं होता, बराबर है, वो खर्चा हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे आपका आउटपुट बढ़े या घटे, इवन आउटपुट 0 भी हो जाए तो भी ये खर्चा चलते रहता है। जैसे फैक्ट्री का रेंट, ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल।
नेक्स्ट वेरिएबल खर्चा, जो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा 1 to 1 बढ़ते चला जाएगा, वो खर्चा क्या है? वो खर्चा वेरिएबल खर्चा है। जैसे मटेरियल्स का खर्चा, लेबर का खर्चा, प्रोडक्शन ही नहीं करोगे तो मटेरियल लगेगा ही नहीं, प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे तो मटेरियल का खर्चा भी बढ़ते चला जाएगा, लाइक दैट। तो ये वेरिएबल है। और सेमी वेरिएबल की बात करते हैं तो सेमी वेरिएबल वो होते हैं जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों के कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों के कंपोनेंट्स होते हैं, वो हो जाता है बेटा सेमी वेरिएबल। ठीक है, जो मतलब कुछ पार्ट उसमें फिक्स होगा और उसके आगे फिर वो वेरिएबल होगा, जैसे टेलीफोन बिल, गैस बिल, तो उसमें कुछ अमाउंट फिक्स होती है, फिर आपका बाकी के खर्चे ऐड होते रहते हैं, आप जितना इतना करोगे उतना उतना वो होते जाएगा। दिस इज सेमी वेरिएबल। सी थोड़ा सा फिक्स पोर्शन है, जीरो पे भी वो जीरो पे स्टार्ट नहीं हो रहा, ये काला वाला लाइन देखो, जीरो प्रोडक्शन पे भी वो जीरो पे स्टार्ट नहीं हो रहा, तो कुछ बेसिक से स्टार्ट होगा, फिर जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा ये खर्चा बढ़ते रहता है। तो दिस इज काइंड ऑफ अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल रखा है, देखते हैं फटाफट इसमें कौन सा वेरिएबल है, कौन सा सेमी वेरिएबल है, कौन सा फिक्स्ड है। चलो, अमित स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। फॉर दिस पर्पस ही टुक अ शॉप ऑन रेंट फॉर 3000 पर मंथ। शॉप का रेंट फिक्स खर्चा है। ऑल्सो ही गॉट इलेक्ट्रिसिटी कमीशन इन विच मिनिमम अमाउंट चार्ज इज 500। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है जिसमें 500 रुपया मिनिमम है, एंड देन दे विल चार्ज एज पर टोटल कंजम्पशन। तो इलेक्ट्रिसिटी में मिनिमम 500 और उसके बाद और चार्ज लगेगा, तो फिर ये तो सेमी वेरिएबल हो गया, बराबर। ये सेमी वेरिएबल है, कुछ फिक्स्ड है, कुछ सेमी वेरी होगा। द गुड्स कैन बी परचेज बाय अमित एट अ कॉस्ट ऑफ 400 पर यूनिट। वो 400 पे खरीद सकता है, 750 पे बेच सकता है, तो 400 पे खरीद सकता है, जितना जितना माल उसको बेचना है उतना खरीदना पड़ेगा, ये तो वेरिएबल खर्चा है। अमित इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे 20 पर यूनिट एज लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस। ये भी पर यूनिट आपको खर्चा करना पड़ रहा है, वेरिएबल है, जितने यूनिट्स उतना खर्चा करना पड़ेगा, वेरिएबल है। और ये आप पूछेंगे कि सर 750 क्या है? बेटा ये तो प्राइस है, ये खर्चा है ही नहीं, ना फिक्स्ड है, ना वेरिएबल है, ना सेमी वेरिएबल, ये खर्चा है ही नहीं। ठीक है, ये तो प्रॉफिट है अपना, रेवेन्यू है अपना। नेक्स्ट, अ टैक्सी प्रोवाइडर चार्जेस 80 रुपए मिनिमम और उसके बाद 12 रुपए पर किलोमीटर। तो फिर ऑब्वियस सी बात है, अगर वो 80 रुपया मिनिमम चार्ज कर रहा है, मतलब एक फिक्स पे भी जीरो क्वांटिटी पे भी आपका खर्चा मिनिमम 80 है, फिर 12-12 रुपया किलोमीटर होगा, तो ये सेमी वेरिएबल है, कुछ फिक्स कंपोनेंट भी है, कुछ वेरिएबल कंपोनेंट भी है। नेक्स्ट, अब कंट्रोलेबिलिटी के नजर से देखते हैं कि कॉस्ट अलग अलग क्या होती है। कंट्रोलेबिलिटी, बेसिकली कॉस्ट कंट्रोल हो सकती है या नहीं। याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन से के नजर से देखना जाए तो हर एक कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, तो इसीलिए कंट्रोलेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन वाइज डिफाइंड भी नहीं है। कंट्रोलेबिलिटी जनरली एक सेंटर के नजर से, एक मैनेजर के नजर से क्या वो कंट्रोल हो सकता है या नहीं हो सकता है, एक पर्टिकुलर पर्सन के नजर से देखा जाता है कि वो कॉस्ट कंट्रोल हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसे कंट्रोलेबल कहते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे अभी बोलते मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दूंगा, आपको सिर्फ ये देखना है क्या ये कॉस्ट वो कंट्रोल कर पाता है या नहीं कर पाता है। जो कॉस्ट वो कंट्रोल नहीं कर सकता, जो कॉस्ट उसके कंट्रोल में नहीं है, उसके एक्शंस में नहीं है, वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगी उसके लिए। अब जैसे इसका एक एग्जांपल बेटा यहाँ रखा हुआ है, आप देखो ये एम्प्लॉइज जो है ये काम कर रहे हैं, तो वो अपने काम में, अपने जॉब में जितना जितना मटेरियल यूज कर रहे हैं वो उनके कंट्रोल में है। ठीक है, कि कम लगाना ज्यादा लगाना वो उनके कंट्रोल में है, तो ये कंट्रोलेबल है। लेकिन इस प्लेस का रेंट इन एम्प्लॉइज के कंट्रोल में नहीं है, वो उनके मैनेजर के ऊपर के हाथ में है, इनफैक्ट वो एमडी के हाथ में होगा। तो ये लोग ज्यादा से ज्यादा अपने हाथ का काम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट्री का रेंट कंट्रोल करना इनके बस की बात नहीं है। तो फैक्ट्री का रेंट इनके लिए अनकंट्रोलेबल है, फैक्ट्री का रेंट, ये जो कॉस्ट है ये इनके लिए अनकंट्रोलेबल है, लेकिन इनके हाथ में के जो मटेरियल्स, जो पैकिंग का खर्चा वो लोग कर रहे हैं, वो उनके लिए कंट्रोलेबल है। ठीक है, लाइक दिस। सो ये इंडिविजुअल जजमेंट पे होता है। कंपनी नजर से देखा जाए तो कोई कॉस्ट अनकंट्रोलेबल नहीं है। ठीक है, तो उसे पर्सन पर्सन पर होता है कि कौन सा वो कंट्रोल कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता है। नॉर्मल कॉस्ट, एबनॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट मतलब जो होने ही वाला है, जो आप जानते थे कि होने वाला है, जिसे आप रोक नहीं सकते थे, ऐसा खर्चा नॉर्मल कॉस्ट होता है। और एबनॉर्मल वो होता है जो बिल्कुल ही आपने नहीं सोचा था, जो नॉर्मली इनकर नहीं होता है एट एनी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, एट अ पर्टिकुलर गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, तो वो खर्चा एबनॉर्मल हो जाता है, जो एकदम अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस के कारण हुआ था। ये तो आपको पहले से पता होता है। ये कॉस्टिंग P&L ही जाता है, कहां जाता है? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस ही चला जाता है, एबनॉर्मल वाला कॉस्ट। नेक्स्ट, अब यहां पे मैंने एक एग्जांपल रखा है। दानिश एक मैन्युफैक्चरर है,
वो 700 रुपए घंटे का काम करता है, बराबर है, और उसको 8 घंटे काम करना है। लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस है कि 8 घंटे में से 1 घंटा तो लंच के लिए जाएगा, लंच, टी, अदर एक्टिविटीज। तो उसका एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या है, नॉर्मल कॉस्ट क्या है, समझने की कोशिश करिए। 700 रुपए आप दे तो रहे हो 8 घंटे के लिए, तो कायदे से तो उसको मतलब कॉस्ट उसका कम होना चाहिए। लेकिन याद रखिए, आप ये अच्छे से जानते हैं कि वो 8 घंटे काम नहीं करेगा, वो 1 घंटा तो लंच वगैरह करेगा, तो वो 7 ही घंटे का काम करेगा आपके लिए। तो 700 में 7 घंटे, तो आप ये सोचोगे कि आपका नॉर्मल कॉस्ट 100 रुपए है। कितना है? 100 रुपए। मतलब आप जो घंटा वो आपको पहले से पता है वो वेस्ट करेगा, आप उसे काउंट ही नहीं करते। तो 700 को हम 8 से डिवाइड करेंगे ही नहीं। भले ही हमने उसे कहा था 8 घंटा काम करना पड़ेगा, लेकिन हम भी जानते थे कि वो 1 घंटा खाने पीने वगैरह में टाइम लगाएगा ही। तो हम भी जानते थे कि वो 7 ही घंटा हमें काम करके देगा, तो हम 100 रुपए के हिसाब से ही उसका सब कुछ करने वाले हैं। नेक्स्ट, दानिश को एक जॉब मिला जहां पे उस वर्कर को 3 घंटे काम करना पड़ेगा। तो अपन वो सामने वाले पार्टी से कितना चार्ज करेंगे? सीधा सीधा हिसाब है, हम लोग 8 घंटे के हिसाब से चार्ज नहीं करेंगे। हम बोलेंगे भैया हमारे एम्प्लॉय का 100 रुपया होता है 1 घंटे का, तो आपके जॉब पे 3 घंटा लगता है, तो आपको 300 रुपया देना पड़ेगा। समझने की कोशिश करिए, आपको 700 को 8 पे डिवाइड कराना ही नहीं है, आपको उतने ही 8 पे डिवाइड करना है जो आप नॉर्मल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो आपको हिसाब से एक्सपेक्टेड है कि वो इतना ही काम करेगा, तो 700 को हमने 7 से डिवाइड किया, 1 घंटे का 100 रुपए। तो अगर उस दानिश को उस जॉब के लिए 3 घंटे लगने वाले हैं, ठीक है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है वो सामने वाले कस्टमर को भी बोलेगा 300 रुपया। ठीक है ना, वो 300 रुपया बोलेगा। अंडरस्टैंड? सो हर घंटे का 100 रुपए उसने निकाल लिया, और फिर 3 घंटे के 300 रुपए। किसी दिन वर्कर 2 घंटे काम नहीं कर पाया ड्यू टू मशीन ब्रेकडाउन, तो एबनॉर्मल खर्चा कितना हुआ भाई? 100 रुपया घंटे का होता है, तो फिर 100 रुपए के हिसाब से 2 घंटा अगर एबनॉर्मल वेस्टेज हुआ, तो वो एबनॉर्मल कॉस्ट है उसका, जो उसने सोचा ही नहीं था कि मशीन ब्रेकडाउन हो जाएगी। इस तरीके से दिस इज एबनॉर्मल कॉस्ट। एबनॉर्मल कॉस्ट हमेशा कॉस्टिंग पे ही जाता है। अब ये सब अलग अलग हमने क्लासिफिकेशन स्टडी किए, एलिमेंट वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फंक्शन वाइज, ठीक है, वेरिएबिलिटी वाइज, कंट्रोलेबिलिटी वाइज, नॉर्मल वाले, और अब बात करते हैं मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग वाले। इसमें बहुत सारे आते हैं बेटा, ठीक है ना, मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में बहुत सारे हैं। हम लोग एक एक करके फटाफट उसमें बढ़ेंगे आगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये खर्चा कौन से क्लासिफिकेशन वाइज होता है? एलिमेंट वाइज। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एलिमेंट वाइज होता है। नेक्स्ट, फंक्शनल क्लासिफिकेशन में कौन सा आता है? फंक्शनल क्लासिफिकेशन में आप एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोडक्शन ऐसे अलग अलग करते हो। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जो है ना, वो फंक्शनल क्लासिफिकेशन में आता है। फिक्स्ड वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, ये तो बेटा वेरिएबिलिटी के नजर से हो गए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एलिमेंट वाइज हो गए, तो ये हो गया फंक्शनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से। नेक्स्ट, अब अलग अलग कॉस्ट जो मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में यूज होती है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, अलग अलग कॉस्ट जो बेटा मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में यूज होते हैं, फटाफट इसे डिटरमाइन करेंगे, फटाफट इसे करेंगे। 18-19 कुछ डेफिनेशंस है, लेकिन हम लोग क्विक रहेंगे, फटाफट बस एक आइडिया आपको लेना है। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट जो आपने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है, ठीक है, कंप्यूटेड वेल इन एडवांस। स्टैंडर्ड कॉस्ट जो आप ऑब्वियसली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में देखे हैं, बराबर है। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है? तो एक स्टैंडर्ड अपन ने पहले से ही सेट करके रखा हुआ है, ठीक है, और यही एक बेसिस होता है जिसपे कॉस्ट कंट्रोल किया जाता है, प्राइसेस फिक्स की जाती है। मार्जिनल कॉस्ट, एक्स्ट्रा यूनिट के लिए लगने वाला एक्स्ट्रा खर्चा। इसका मैंने एक सवाल यहाँ पे रखा है, अगर 500 यूनिट बनाने के लिए 10,000 लग रहे हैं, 550 यूनिट बनाने के लिए 10,900 लग रहे हैं, तो व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट? 500 बनाने के लिए 10,000, 550 के लिए 900, तो आप देखोगे कि 50 यूनिट एक्स्ट्रा बनाने के लिए आपको 900 रुपए का खर्चा करना पड़ा, बराबर ना। चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, तो 900 अपॉन 50, आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 900 अपॉन 50 कर लेते हैं भाई, 900 डिवाइड बाय 50, ये मेरा आ रहा है 18 रुपए। सो 18 रुपीज इज द मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट। ओके, एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए लगने वाला एक्स्ट्रा खर्चा। नेक्स्ट, अब बारी आती है एस्टिमेटेड कॉस्ट की, जो पहले से अंदाजा लगाया हुआ है, इसमें कुछ नया नहीं है, पहले से आप अंदाजा लगा के रखते हैं। अब इसके बाद आता है डिफरेंशियल कॉस्ट, ये एक इंपॉर्टेंट है।
डिफरेंशियल कॉस्ट मतलब अगर आपकी ऑल ऑफ अ सडन अगर आप अपनी एक्टिविटी एकदम या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, तो उससे जितना टोटल कॉस्ट में चेंज होगा, टोटल कॉस्ट, ओके, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल, है ना। सो आपका अपना एक्टिविटी आप जितना बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, ठीक है, उससे जितना टोटल कॉस्ट में चेंज हो जाएगा उसे कहते हैं बेटा इन डिफरेंशियल कॉस्ट। अगर खर्चा बढ़ गया तो दैट्स इंक्रीमेंटल कॉस्ट, खर्चा घट गया तो दैट्स डिक्रीमेंटल कॉस्ट, ठीक है। नाउ अब जैसे अगर आपका करंट प्रोडक्शन हो रहा है 5000 यूनिट का, बराबर है, अगर आप 5500 यूनिट बनाने लग गए, 500 यूनिट एक्स्ट्रा बनाए अगर आप, और आपका खर्चा 10,900 हो जाता है, तो समझने की कोशिश करना, अगर आप एक्टिविटी 5000 से 5500 पे लेके चले गए तो आपका खर्चा 900 से बढ़ेगा, आपका खर्चा 900 रुपए से बढ़ेगा। मान लीजिए अगर आप 5000 यूनिट से 4800 यूनिट पे आ जाते हैं, आपने प्रोडक्शन कम कर दिया, तो आपकी कॉस्ट 10,000 से 9,700 हो जाती है, तो डिक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी हुई? 300 रुपए। समझ रहे हैं आप? आपका करंट प्रोडक्शन 5000, अगर प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो तो खर्चा बढ़ रहा है, जितना बढ़ता है उसे कहते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट, और अगर आप प्रोडक्शन घटा रहे हो तो खर्चा भी कम हो रहा है, तो जितने से खर्चा कम हो रहा है 10,000 का 9,700, 300 रुपए, दैट्स अ डिक्रीमेंटल कॉस्ट। नेक्स्ट, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में आगे अब 3 बिल्कुल एक जैसे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंप्यूटेड कॉस्ट, इंप्लिसिट कॉस्ट, सब नोशनल है जिसमें कैश नहीं जाती है, बराबर है। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के जैसे ही होते हैं, जैसे हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसके लिए कोई हमें पेमेंट करना नहीं होता है, लेकिन हम लोग डिसीजन लेने के लिए इसे जरूर कंसीडर करते हैं। जैसे रेंट पेड, ये तो हम दूसरों को दे रहे हैं, क्या ये इंप्यूटेड कॉस्ट है? क्या नहीं, ये इंप्यूटेड कॉस्ट नहीं है। सैलरी, मालिक की सैलरी, यस, ये तो अपने को किसी को देनी नहीं है, लेकिन फिर भी अपन कॉस्टिंग में ले रहे हैं इसको, तो यस दिस इज अ इम्प्लिसिट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इंप्यूटेड कॉस्ट। टेलीफोन चार्जेस, नहीं, ये तो टेलीफोन कंपनी को जाएगा। पोस्टेज बाहर वालों को जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, ये तो खुद के पैसे का ही कैपिटल है, उसका ही ऊपर का ब्याज वो ले रहा है, तो ऑब्वियस बात है ये भी एक इंप्यूटेड कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है या इंप्लिसिट कॉस्ट आप कह सकते हैं। नेक्स्ट, कैपिटलाइज कॉस्ट, जिसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑब्वियसली क्या करते हैं, कैपिटलाइज करके रख लेते हैं, धीरे धीरे डेप्रिसिएशन बोल के P&L में लेके आते हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट, जो सीधा सीधा प्रोडक्ट के परचेज और सेल से रिलेट कर सके, ठीक है ना, प्रोडक्शन में वो प्रोडक्शन से रिलेट करता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग में, अब प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या आता है समझने की कोशिश करना। 2 तरीके के कॉस्टिंग सिस्टम्स आपने देखे हैं, मार्जिनल और एब्सॉर्प्शन। मार्जिनल में सिर्फ वेरिएबल खर्चा आता है, और एब्सॉर्प्शन में वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों प्रोडक्ट के कॉस्ट में जोड़े जाते हैं। तो प्रोडक्ट का जब आप कॉस्ट निकाल रहे हैं तो मार्जिनल में सिर्फ वेरिएबल लेना है, लेकिन एब्सॉर्प्शन में वेरिएबल और फिक्स दोनों लेना है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इसके बाद आता है अपॉर्चुनिटी, हमने ऑलरेडी देख लिया। अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन से होने वाला खर्चा, ओके, जो सैक्रिफाइस है बेसिकली, वो इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, अ पर्सन हैज रिसीव्ड अ बिजनेस ऑफर, जहां पे वो वैक्सीन बनाएगा जिसका नाम है कोवैक्सीन, वो 500 यूनिट पे बनाएगा और वो उसे 650 में बेचेगा। वो एक्सपेक्ट कर रहा है 10,000 डिमांड, 10,000 वैक्सीन का डिमांड, 500 में बनाएगा, 650 में बेचेगा, यानी 150 रुपया कमाएगा। वैक्सीन है, कोवैक्सीन उसको बनाना है, 500 में बनाएगा और 650 में बेचेगा, यानी 150 रुपया कमाएगा। उसकी डिमांड्स आने वाली है 10,000 वैक्सीन की, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। उसका अभी का सैलरी है 30 लाख। इज करंटली वर्किंग विद बजाज फाइनेंस, जिसका सैलरी है 30 लाख, ठीक है। इफ ही हैज टू एक्सेप्ट द बिजनेस ऑफर, तो उसको जॉब छोड़ना पड़ेगा। अगर बिजनेस ऑफर वो एक्सेप्ट करना चाहता है तो उसे जॉब जो है वो छोड़ना पड़ेगा। तो क्या वो प्रपोजल वर्थ एक्सेप्टिंग है? सोचो, 10,000 वैक्सीन वो बना के बेचेगा, एक एक वैक्सीन पे 150 रुपया कमाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो 15 लाख ही कमा रहा है। तो 15 लाख कमाने के लिए वो 30 लाख का जॉब छोड़कर आने को तैयार है, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसा स्टुपिडिटी उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत बड़ा है। 30 लाख का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, 30 लाख का सैक्रिफाइस करके 15 लाख कमाने जा रहा है, वो गलत कर रहा है, ठीक है। सो बिल्कुल नहीं। और वो कितनी मिनिमम वैक्सीन होगी जो उसे बनानी चाहिए ताकि वो ऑफर वायबल हो सके? देखो, उसे कम से कम इतना तो करना पड़ेगा। अगर वो 30 लाख रुपया कमा सकता है वैक्सीन से, तो ही वो उसको धंधा करना सही है। अब 30 लाख कमाने के लिए उसको कितनी वैक्सीन बेचनी पड़ेंगी? भाई, एक वैक्सीन पे 150 रुपया कमाता है, वो एक वैक्सीन पे 150 रुपया कमाता है, तो 30 लाख को 150 से डिवाइड कर दिया, तो आपको कितनी वैक्सीन बनानी पड़ेंगी? 20,000 वैक्सीन अगर आप बना सकते हो मिनिमम, तो फिर आपको ऑब्वियस बात है ये बिजनेस ऑफर चल जाएगा।
तो बिजनेस ऑफर चल जाएगा। ठीक है, तो ये एक सवाल है जहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आपको कंपेयर करते रहना था। ठीक है, ये सब सेल्फ बनाए हुए क्वेश्चंस है, ये सब आपको कहीं किसी टेक्स्ट बुक में स्टडी मटेरियल में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, जो नया खर्चा आप करने वाले हैं ना, जो कैश आउटफ्लो इन्वॉल्व करता है, वो होता है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, कि अपने जेब से कितना जाएगा। मतलब अगर अपन ये डिसीजन लेते कि इसको नहीं करना है तो ये खर्चा नहीं होगा, अगर डिसीजन लोगे कि ये करना है तो फिर ये खर्चा होगा, लाइक दैट। तो फिर ऑब्वियसली बात है, अगर आप पर्टिकुलर प्रपोजल को छोड़ देते हैं तो ये खर्चा नहीं होगा, पर्टिकुलर प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं तो खर्चा होगा, लाइक दैट। शटडाउन कॉस्ट, एक ऐसा खर्चा जो कम फैक्ट्री के बंद होने के बावजूद भी चलते रहता है। टेम्परली फैक्ट्री अगर बंद हो गई तो भी जो खर्चा इनकर करना पड़ता है, जैसे रेंट, रेट्स, डेप्रिसिएशन, वो सब शटडाउन कॉस्ट है। ये टेम्पररी शटडाउन है, ओके, परमानेंट शटडाउन नहीं है। तो ये क्लोजर ऑफ प्लांट से भी आप बच नहीं पाओगे। सारे फिक्स खर्चे जिसे आप नहीं रोक सकते टेम्पररी क्लोजर पे, वो सब शटडाउन कॉस्ट है। संक कॉस्ट, जो कॉस्ट हो चुका है, जो हो चुका है, डूब चुका है, खत्म हो चुका है, ऐसा कॉस्ट है संक कॉस्ट। इसका मैनेज अभी के डिसीजन मेकिंग में कोई लेना देना नहीं होता। आज हम जो कर रहे हैं उसके लिए पास्ट नहीं देखते, आज की सिचुएशन देखते हैं। याद रखिएगा, कोई भी डिसीजन जो आज आप लेने जा रहे हो उसके लिए पास्ट नहीं देखा जाता, हमें आज की कंडीशन देखनी होती है। एब्सोल्यूट कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट होता है ना, उसे पर यूनिट वाइज या परसेंटेज वाइज दिखाना, उसे क्या कहते हैं बेटा, एब्सोल्यूट कॉस्ट। ठीक है ना, एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट हम लोग इसे दिखाएंगे। सो दिस इज एब्सोल्यूट कॉस्ट। ये सब इतना रेलिवेंट नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, कभी आ गया आउटसूट के एग्जाम में तो हमें पता होना चाहिए, राइट। और हम रिवाइज कर रहे हैं तो रिवीजन तो पूरी करनी होगी। डिस्क्रेशनरी कॉस्ट, थोड़ी देर पहले हमने डिस्क्रेशनरी कॉस्ट सेंटर्स भी स्टडी किए थे। डिस्क्रेशनरी कॉस्ट जिसमें 1-to-1 कोरिलेशन नहीं होता, मैनेजमेंट के डिसीजंस पे डिपेंड करते हैं कि ये खर्चे करने हैं या नहीं, जैसे एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, ट्रेनिंग के खर्चे, लाइक दैट। तो देयर इज नो 1-to-1 कोरिलेशन। इसका ऑपोजिट है ना इंजीनियर्ड कॉस्ट है, जिसमें 1-to-1 कोरिलेशन होता है। पीरियड कॉस्ट, जो सीधा सीधा P&L जाते हैं, जो प्रोडक्ट में आप नहीं डाल सकते वो है पीरियड कॉस्ट। जिसे प्रोडक्ट में आप नहीं डाल सकते वो है बेटा पीरियड कॉस्ट। ठीक है, सारे नॉन मैन्युफैक्चरिंग, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे मार्जिनल वाले में ये सीधा सीधा P&L में चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग में इंजीनियर्ड कॉस्ट, जिसमें 1-to-1 कोरिलेशनशिप है, जैसे मटेरियल, जितना मटेरियल उतना प्रोडक्शन, जितना मटेरियल उतना प्रोडक्शन, तो ये सब 1-to-1 कोरिलेशन वाले हैं। ठीक है, दैट इज नथिंग बट इंजीनियर्ड कॉस्ट। आउटपुट जैसे कार्स, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट जिसमें एक्चुअल कैश जाएगी, जैसे सैलरी, वेजेस एंड ऑल दैट। एक्सप्लिसिट, उसका ऑपोजिट क्या होगा, इम्प्लिसिट, जो नोशनल होते हैं, जो नोशनल होते हैं। ठीक है, जैसे जिसमें एक्चुअल कैश जाती नहीं लेकिन फिर भी हम लोग कंसीडर जरूर करते हैं। इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में तो रिकॉर्ड नहीं किया जाता, लेकिन डिसीजंस लेने के लिए इसे जरूर किया जाता है। स्टूडेंट्स के दिमाग में आ सकता है कि सर क्या हम लोग कॉस्टिंग में ऐसे अपॉर्चुनिटी या इम्प्लिसिट कॉस्ट लेते हैं? आंसर इज यस। आपको याद होगा कॉस्ट की डेफिनेशन में भी हमने स्टडी किया था कि कॉस्ट यहाँ पे एक्चुअल भी हो सकती है, नोशनल भी हो सकती है। ठीक है, फाइनली ये हमारे सारे डिफरेंट कॉस्ट विच आर यूज्ड इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, सो ये इतने सारे हम लोगों ने स्टडी किए हैं। नेक्स्ट, methods of costing. These are the last two topics of this entire chapter. Methods of costing. Costing कितने अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, कितने अलग अलग मेथड्स हैं कॉस्ट निकालने के। हो सकता है आप जॉब वाइज निकालो, मेथड्स हम लोग देख रहे हैं। ठीक है ना, सो सिंगल कॉस्टिंग, सिंगल या आउटपुट कॉस्टिंग, जब आप सीधा सीधा क्या करोगे, पूरे के पूरे कॉस्ट को एक ही प्रोडक्ट पे बांटना है। जैसे पूरे फैक्ट्री में सिर्फ एक यूनिट बनता है तो आप टोटल खर्चे को सीधा उस यूनिट पे बांट दोगे। सो ऑब्वियस बात है वो है सिंगल कॉस्टिंग और आउटपुट कॉस्टिंग, सीधा टोटल यूनिट से डिवाइड करा दो। ठीक है, बैच कॉस्टिंग बहुत सिंपल है, जब आप अलग अलग बैचेस में काम करते हैं, ठीक है, हर बैच में कम ज्यादा यूनिट्स बन सकते हैं, तो आप सीधा क्या करोगे, उस बैच का जितना खर्चा है डिवाइड बाय जितने यूनिट्स उस बैच में बने हैं डिवाइड करा लो, आपको उस हर यूनिट की कॉस्ट मिल जाएगी। बराबर है, समझो मेरा बैच का खर्चा 10,000 है। ठीक है, बैच का खर्चा 10,000 और उस बैच में मुझे 200 यूनिट मैंने बनाए, तो 10,000 अपॉन 200, मैं बोलूंगा कि भैया एक यूनिट मेरे को 50 रुपए में गिरा। ठीक है, लाइक दिस बैच वाइज जब आप कॉस्टिंग करते हैं ना तो फिर वो हो जाता है बैच कॉस्टिंग, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बैचेस में ही काम चलता है। नेक्स्ट,
इसके बाद में आता है बेटा जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग में हर एक जॉब वाइज जब आप काम करते हैं तो कॉस्टिंग करते हैं, तो उसे कहते हैं बेटा जॉब कॉस्टिंग। जॉब वाइज कॉस्ट करना बोले तो क्या, जैसे जैसे से एक ऑर्डर मिला उसका काम आप कर रहे हैं, तो उसके लिए पर्टिकुलर जो आपका खर्चा हो रहा है वो जॉब कॉस्टिंग आता है। फर्नीचर बनाने का हर जॉब अलग होगा, बराबर है, एडवर्टाइजमेंट हर जॉब अलग होगा, लाइक दिस। सो ये जॉब कॉस्टिंग का पार्ट है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, जैसे बिल्डिंग बनाना, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग बना के दे दो, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर बिल्डिंग, उस पर्टिकुलर रोड प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, ये सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में एक कॉन्ट्रैक्ट का एक ही टाइम पे कॉस्टिंग किया जाता है। याद रखना हर कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग रखा जाता है, तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग कॉस्टिंग करते हैं अंडर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। नेक्स्ट, प्रोसेस कॉस्टिंग। जब आप प्रोसेस वाइज कॉस्टिंग करते हैं, कैसे करते हैं, प्रोसेस वाइज। अपने इंडस्ट्री में मल्टीपल प्रोसेसेस होंगी, अपने फैक्ट्री में, तो अगर आप प्रोसेस वाइज अलग अलग कर लो। अच्छा, ये कब किया जाता है वो भी मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अगर आप 3-4 अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल से आप पेट्रोल बनाना चाह रहे हैं, डीजल बनाना चाह रहे हैं, अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाना चाह रहे हैं, अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है, और इन सबको अगर अलग अलग प्रोसेस से पास होना पड़ता है, कुछ का खर्च, जैसे जब वो अलग हो गए क्रूड ऑयल, तो पेट्रोल के लिए आपको एक्स्ट्रा रिफाइनिंग लगेगी, बराबर है, डीजल को उतनी एक्स्ट्रा रिफाइनमेंट नहीं लगती है, ठीक है, अदर पेट्रोलियम को अलग अलग प्रोसेसिंग लगती है, तो इनके रिस्पेक्टिव प्रोसेस का खर्चा उनके रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज पे बंटना चाहिए। तो ऐसे जब अलग अलग प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए, तो उन प्रोसेस का खर्चा आप उसी प्रोडक्ट पे बांट सकते हो। तो ये और कुछ नहीं, प्रोसेस कॉस्टिंग है, जहां पे हर एक प्रोसेस का खर्चा निकाला जाता है, और जिस प्रोसेस ने उसके ऊपर काम किया था, मतलब जिस ऑब्जेक्ट पे उस प्रोसेस पे काम हुआ था, वो उस पे बांटा जाएगा, ठीक है। अगर कंपनी पूरी मैकेनिकल काम चल रही है, तो इस प्रोसेस कॉस्टिंग को ऑपरेशन कॉस्टिंग भी नाम दिया जा सकता है। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, सर्विस इंडस्ट्री। याद रखना, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बोले तो सर्विस इंडस्ट्री, जैसे ट्रांसपोर्ट, सप्लाई ऑफ वाटर, रिटेल ट्रेड, इन सब के लिए जो कॉस्टिंग किया जाता है वो और कुछ नहीं है, वो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है। वो क्या है बेटा, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है। ट्रांसपोर्ट के लिए, सप्लाई के लिए, बराबर है, जो सर्विसेज दी जाती हैं, दिस इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। मल्टीपल कॉस्टिंग, जब क्या बोलते हैं, मल्टीपल कॉस्टिंग का मतलब जब एक ही इंडस्ट्री में बहुत सारे अलग अलग कॉस्टिंग के टेक्निक्स हम लोग साथ में, मेथड्स अलग अलग साथ में यूज करेंगे। जैसे बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर करने का एग्जांपल यहां रखा गया है। बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, आपको उसके पार्ट्स भी बनाने हैं और पूरा बाइसिकल भी बनाना है, तो पार्ट्स छोटे छोटे होंगे, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, आप जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन उस पूरे बाइसिकल्स का जो टोटल खर्चा है, वो क्योंकि पूरे फैक्ट्री में बाइसिकल ही बन रहा होगा, तो वो सिंगल कॉस्टिंग या आउटपुट कॉस्टिंग से कर सकते हैं। तो फिर अंडरस्टैंड, जब टोटल कॉस्ट को निकालने के लिए आप मल्टीपल मेथड्स यूज करते हैं, तो वो मल्टीपल कॉस्टिंग हो जाता है, ठीक है। सो दिस वर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। अब आपको बताना है कौन सी मेथड कौन से इसके लिए सही है। शुगर, शुगर एक इंडस्ट्री है जिसमें बहुत सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है, प्रोसेस कॉस्टिंग इज बेटर। नेक्स्ट, रियल एस्टेट, बिल्डिंग्स बनाना, ऑब्वियसली बात है हर बिल्डिंग अलग होगी, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, क्योंकि एक एक कॉन्ट्रैक्ट वाइज चलेगा, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स में तो पूरे फैक्ट्री में एक ही चीज बनती है, वो है कोल्ड ड्रिंक, ठीक है ना, वो है कोल्ड ड्रिंक। फिर स्टूडेंट्स के दिमाग में आ सकता है सर शुगर में भी तो शुगर ही बनता है, बेटा शुगर में शुगर होता है, मोलासेस होता है, ठीक है, लाइक दैट। कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या हो सकता है बेटा, तो कोल्ड ड्रिंक्स में पूरे फैक्ट्री में वही बनता है, तो सिंगल कॉस्टिंग या आउटपुट कॉस्टिंग आप यहां पे यूज कर सकते हैं, मतलब पूरे जॉब के ऊपर एक ही डायरेक्टली सारे खर्चे को टोटल बाय डिवाइड नंबर ऑफ यूनिट्स, लाइक दैट। हॉस्पिटल, सर्विस इंडस्ट्री है, तो सर्विस इंडस्ट्री के लिए आप कौन सा लेते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, है ना, सर्विस इंडस्ट्री के लिए क्या, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। एडवर्टाइजिंग जॉब वाइज है, तो जॉब कॉस्टिंग। कार असेंबली, मल्टीपल कॉस्टिंग, राइट, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, मल्टीपल कॉस्टिंग। तो इस तरीके से ये सब अलग अलग मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए सुटेबल है। नेक्स्ट, प्रोसेस कॉस्टिंग किसके लिए सुटेबल है, ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं, केमिकल के लिए यस, इसमें मल्टीपल प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। डैम के लिए तो जॉब होगा, फर्नीचर के लिए भी जॉब होगा। एक्चुअली डैम के लिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है वो, और ये छोटा जॉब है, तो इसको जॉब कॉस्टिंग चल जाएगा, लाइक दैट, ओके। एंड the last part of the chapter is techniques of costing. What are the 5 different techniques of costing? So first is uniform technique, okay. Now what is this technique, understand, जब
पूरी इंडस्ट्री एक ही जैसी प्रोसेस फॉलो करती है तो हम कहते हैं दिस इज यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। ठीक है ना, पूरी इंडस्ट्री हमारी एक ही जैसा फॉलो करती है, वो हो जाता है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। तो अगर हमारी नंबर ऑफ फर्म्स एग्री करें और सेम सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग अगर वो फॉलो करें तो वो हो जाता है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। वो क्या हो जाता है बेटा, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग हो जाता है। यहां पर कंपैरिजन करना बहुत आसान है, गवर्नमेंट से निगोशिएट करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री का कॉस्टिंग सिस्टम एक है, पूरी इंडस्ट्री को एक दूसरे की कॉस्ट के बारे में पता है, सो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है। इसका सबसे बेस्ट पार्ट है कि इंटरफर्म कंपैरिजन, आप दूसरे फर्म्स के साथ अपनी कॉस्ट को कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि वो भी वही सिस्टम फॉलो करते हैं जो आप फॉलो करते हो। सेकंड टेक्निक है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग की खासियत यह है कि आप सारे खर्चों को स्प्लिट करोगे फिक्स और वेरिएबल में, और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही कॉस्ट ऑफ यूनिट में लेना, दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, सो आप फिक्स वाले को नहीं लेते। ऐसे भी आपको पता होगा मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए एक्स्ट्रा खर्चा, बराबर है। लेकिन एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए फैक्ट्री का रेंट बढ़ जाएगा क्या? एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए सैलरी बढ़ जाएगी क्या एम्प्लॉय की? नहीं। अंडरस्टैंड? तो सिर्फ वेरिएबल खर्चा जो है ना वो एक्स्ट्रा यूनिट पे बढ़ते रहता है, इसलिए मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट कई बार एक ही होता है। मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट कई बार एक ही होता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो वेरी होता ही नहीं है विद एक्स्ट्रा यूनिट। अंडरस्टैंड? सो इसीलिए ये सीधे P&L चले जाते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में, और ये कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं लाइक दिस। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आप कॉस्टिंग जो करेंगे वो एक्चुअल्स पर नहीं, स्टैंडर्ड बेसिस पे होगा, और हम हर जगह स्टैंडर्ड बेसिस पे उसे करते रहेंगे, और हर बार जो भी स्टैंडर्ड और एक्चुअल में डिफरेंस होगा उसे वेरिएंसेस अकाउंट में ट्रांसफर करते रहेंगे, बराबर है। ये सब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। ठीक है, सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करो, कंपैरिजन करते रहो, और तुरंत के तुरंत वेरिएंस एनालिसिस करते रहो, उसकी भी जर्नल एंट्रीज पास की जाती है इस सिस्टम में, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। ये थोड़ा सा आउटडेटेड है, इसमें आप पुराना कॉस्ट निकालते हैं और फिर उसके बेसिस पे अकाउंट फॉर करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन इसका कोई खास एप्लीकेशन नहीं है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग का। और लास्ट आता है एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, जो सबसे ज्यादा फॉलो होने वाला है। ठीक है, एक्चुअली फॉलो इन सेंस मैं आपको बता दूं, आपके जितने चैप्टर्स हैं स्टडी मटेरियल में उसमें सबसे ज्यादा ये फॉलो होता है। ठीक है ना, उसमें सबसे ज्यादा यही फॉलो होता है, जिसमें आप सारे खर्चों का टोटल करोगे और सारे नंबर ऑफ यूनिट्स पे बांट दोगे। ठीक है, सारे खर्चों का टोटल करोगे और सारे नंबर ऑफ यूनिट्स पे उसे स्प्लिट कर दोगे। ठीक है, चाहे खर्चा फिक्स्ड हो चाहे खर्चा वेरिएबल हो, सभी खर्चों का टोटल करना है, गुड्स पे चार्ज करते रहना है, और खर्चों को रिकवर करना है, एब्सॉर्ब करना है। एब्सॉर्ब करने का मतलब ही होता है बेटा रिकवर करते रहना, खर्चों को रिकवर करते रहना। ठीक है, सो दैट इज एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बेटा ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, हम लोगों का रिवीजन लेक्चर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ओवर हियर। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली बेटा वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। ऐसे ही मैं आपके लिए और बहुत सारे रिवीजन लेक्चर जो है वो लेकर आऊंगा। ठीक है, सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।